नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो इस वीडियो में हम आपका BBA का पर्सनल फाइनेंस जो रहेगा वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वन शॉट में। ठीक है, तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो 8 9 10 टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। ठीक है, 2x पे वीडियो देखोगे, कोशिश करना जल्द से जल्द कर पाओ। मैं इसकी PDF सुबह तक बना के अपलोड कर दूंगा। वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूँ एज वेल। इसके लिए PDF तभी अपलोड करूंगा जो कमेंट, जब पिन कमेंट में जो लिखा है वो मेरे लिए आप करोगे, क्योंकि अगर मैं आपके डिमांड पर वीडियो वन शॉट ला सकता हूँ तो आपको भी तो मेरी एक बात तो माननी चाहिए ना। है मतलब मैं अगर आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ जो पिन कमेंट में मैं अपनी रिक्वेस्ट को रेस कर दे रहा हूँ, प्लीज उसे पढ़ लेना एंड करवा देना। ठीक है, एज वेल। ठीक है, हाँ, ये हो गया पर्सनल फाइनेंस में। विदाउट टाइम वेस्ट, देखिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वीडियो 1.5 घंटे की लगभग ही रहेगी, तो मैं इसको जल्द से जल्द जो है फटाफट से करवा दूंगा। ठीक है, सो इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर आप लोग वो रिक्वेस्ट को कर देते हो पूरा, सो PDF जो है इसका आपको अवेलेबल कराऊंगा मैं एज वेल टेलीग्राम एज वेल हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। सो दोनों को प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्ट PDF अपलोड नहीं होती है, तो वहां मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और जिसमें टेलीग्राम है वो तो मच बेटर है, वहाँ डायरेक्ट PDF अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी अपडेट के लिए, आगे भी तुम्हारे एग्जाम्स है और आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। ठीक है, मतलब जो चैनल्स है हमारे टेलीग्राम एज वेल व्हाट्सएप के। चलो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक एक करके सारे टॉपिक्स करते हैं खत्म। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स मनी। पर्सनल फाइनेंस क्या है? मैनेजमेंट है। किसका मैनेजमेंट है? एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के पैसों का, इंडिविजुअल्स मनी एंड फाइनेंशियल डिसीजन, और उसके फाइनेंशियल डिसीजन का। ठीक है, और टू रीच स्पेसिफिक लाइफ गोल्स। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस क्या है? पर्सनल फाइनेंस है अपने पैसों का मैनेजमेंट। ठीक है, एक इंडिविजुअल के पैसों का मैनेजमेंट, उसके फाइनेंशियल डिसीजन, जो वो दिमाग में सोच रहा है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, वो सोच रहा है अभी दिमाग में कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, उस चीज के डिसीजन को मैनेज करना। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ मेथोडिकल अप्रोच टू हैंडलिंग इनकम। अच्छा, इसमें ना एक अप्रोच होती है, पर्सनल फाइनेंस में एक अप्रोच होती है। किस चीज के लिए अप्रोच होती है? वो हैंडलिंग इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग। हमारी इन्वेस्टिंग को, हम पैसा सेव कर रहे हैं उसको, हम कितना खर्च कर रहे हैं उसको, हमारी इनकम को हैंडल करने के लिए, और हमारा जो कर्जा है उसे कम करने के लिए, और हम जो ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग, हमारी ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ना, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब कोई अगर पूछे कि भाई पर्सनल फाइनेंस का क्या मतलब सीखा तुमने मेरे से, तो बता देना कि भाई हमारे पैसों का मैनेजमेंट को, एक इंडिविजुअल के पैसों के मैनेजमेंट को, उसके फाइनेंशियल डिसीजन को, ठीक है, उन दोनों को मैनेज करना, और हमारे लाइफ के गोल्स, कैसे गोल्स? फाइनेंशियल गोल्स को रीच करना। इसमें क्या क्या चीजें आती है? हैंडल करना है। किन चीजों को हैंडल करना? हमारी इनकम को, स्पेंडिंग को, खर्चे को, जमा पूंजी को यानी सेविंग को, इन्वेस्टिंग को। ठीक है, बस। और एंड में हमें क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग को। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे बजटिंग। बजटिंग आपका क्या होता है? हमारी स्पेंडिंग कितनी है, कितना खर्च कर रहे हैं, हम सेव कितना कर रहे हैं, हम मतलब कितना खर्च करने वाले हैं इन फ्यूचर, उसका पहले से डिसाइड करके रखना कि कहीं जरूरत से ज्यादा तो हम खर्च तो नहीं कर रहे हैं ना। अब अगला है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अब इसमें क्या आ जाता है? मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मतलब हम अपनी इनकम में से कुछ पैसा बचा भी रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, और उस सेविंग में से हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो बढ़ता जाए। ठीक है, डेप्ट मैनेजमेंट, हमारे पास कर्जा है, या फिर अभी मान के चलो कि ये है कोई एक्स पर्सन है, इसका कोई बेटा है, उसकी शादी होने वाली है। अब इस एक्स पर्सन को अपने बेटे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या तो ये अभी से इकट्ठा करके रखे, या तो ये आगे चल के डेप्ट ले ले, कर्जा ले ले। अब वो कर्जा कहाँ से लेगा? इन सब चीजों का भी मैनेज करना पड़ता है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भाई हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि मतलब एकदम से कोई घटना घटित हो जाए तो इतना हमारे पास पैसा होना चाहिए कि हम उस इमरजेंसी पे उसको यूज कर सके। इतना पॉइंट्स आपको क्लियर आया? ठीक है, इतना पॉइंट्स क्लियर हो, आगे चलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम अपने कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस को। सबसे पहले इनकम आ जाता है, तो इसमें इनकम के बारे में क्या लिखा हुआ है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इंक्लूड्स योर सैलरी। ये आपके सैलरी, बोनस, अर्ली वेजेस एंड कोई भी चीज जहां से भी आपको पैसा आ रहा है उस चीज में क्या रहता है? इनकम रहता है, मतलब वो आपका इनकम रहेगा। ठीक है, इट इज इन द रॉ मटेरियल यूज्ड टू मैनेज ऑल द अदर कंपोनेंट्स। यही सबसे रॉ मटेरियल है, मतलब हमारे फाइनेंस का, हमारी इन्वेस्टिंग का सबसे रॉ मटेरियल क्या है? इनकम है। उसके बाद स्पेंडिंग में आ जाता है, क्या लिखा है? दिस इन्वॉल्व्स योर आउटफ्लोज और फॉर कंजम्पशन।
ठीक है, ये आपके आउटफ्लोज यानी जो जहां पैसा खर्च कर रहे हो, आप क्या कंज्यूम करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। इट इंक्लूड्स ऑब्लिगेशन लाइक रेंट, मॉर्टेज, एवरीडे कॉस्ट लाइक फूड एंड ट्रैवल। स्पेंडिंग में क्या क्या आ जाता है सबको पता है यार, बेसिक सी बात है, रेंट आ जाता है, ट्रैवल का एक्सपेंस आ जाता है, अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इसमें आ जाता है। ठीक है, मैनेजिंग दिस थ्रू बजटिंग इंश्योर्स। अच्छा, इसको मैनेज करने के लिए, स्पेंडिंग को मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बजटिंग का। किसका? बजटिंग का। भाई आज आखिरी महीने का लास्ट डे है और आज ही, मतलब मैं कह रहा हूँ, आज मान के चलो आज लास्ट डे है और अगले महीने की पूरी प्लानिंग कर ली कि मेरा भाई 5,000 रुपए रेंट में जाएगा, 3,000 रुपए ट्रेवलिंग में जाएगा एंड इतना लास्ट में बचाना ही बचाना है, इतने पैसे बचने ही बचने चाहिए एक्सेट्रा। ये हो जाता है आपका बजटिंग। तो हम स्पेंडिंग को कैसे कम कर सकते हैं? अपनी स्पेंडिंग को बजटिंग से। चलो, सेविंग। सेविंग क्या है? सेविंग सबको पता है, हमारा इनकम इक्वल्स टू में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम, जो हमारी इनकम है 8,000 की हमारी इनकम है, अगर हम उसमें से 5,000 खर्च कर देते तो जो बच गया उसको हम क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। जो बच गया उसे हम क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। बचा कितना? 3,000 बचा। ठीक है, लॉजिक वाली बात है। तो सेविंग क्या है? जो पैसा हम बचा लेते हैं। मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग इज डाइवर्टेड टू सेविंग। मतलब मनी जो बच जाता है, स्पेंडिंग के बाद जो मनी बच जाता है उसको हम सेविंग्स में बदल देते हैं। ठीक है, द टेक्स्ट स्पेशली हाईलाइट सेटिंग अप एन इमरजेंसी फंड टू कवर। नॉर्मल सी बात और कुछ नहीं लिखा हुआ। इन्वेस्टिंग क्या है? अब इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, इनकम आई, इनकम से स्पेंड कर लिया। देखो एक लाइन उसको लो, देखो लाइन वाइज इनकम आई, सीक्वेंस वाइज इनकम आई हमारी, उसको हमने स्पेंड करा, अब जो बच गया उसे हमने सेव कर लिया। अब बारी आती है इन्वेस्टिंग की। ठीक है, दिस इन्वेस्टिंग सेंसिबिलिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ हमारी वेल्थ भी बढ़े। इट इन्वॉल्व्स बाइंग असेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट्स। इन्वेस्टिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व्स लाइक परचेस असेट्स, असेट्स खरीदना। ठीक है, रियल एस्टेट, असेट किस टाइप के? रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक, इन सब असेट्स को खरीदना। लिख भी देता हूँ, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, इन सबको खरीदना ही हमारा क्या हो जाता है? इन्वेस्टिंग कहलाता है, क्योंकि इनका प्राइस भाई बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है? दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेट रिटर्न हेल्पिंग यू रीच लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक रिटायरमेंट। ठीक है, मतलब ये आपकी क्या हेल्प करता है? लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने में हेल्प करता है। अब लास्ट में आ जाता है प्रोटेक्शन एंड डेप्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग डेप्ट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स थ्रू रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है? आपका इंश्योरेंस, जैसे हमने इंश्योरेंस ले लिया है ना, वो भी आपका प्रोटेक्शन में आ जाएगा। अब आपको कल को कोई दुर्घटना होती है, आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा, तो आपका पैसा हॉस्पिटल का कौन भरेगी? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। ठीक है, रिस्क मैनेज हो गया एक तरीके से इससे आपका। इट एंश्योर्स दैट मेजर लाइफ ट्रांजिशंस लाइक होम ओनरशिप और मैरिज डोंट डिरेल योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब ये अपनी खुद की प्रोटेक्शन और अपने कर्जे को मैनेज करने वाली बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, कि जैसा लाइक आपने इंश्योरेंस ले रखा है, अपने गाड़ी का भी इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, आपने एकदम से होने वाले डेप्ट के लिए उसे प्रोटेक्शन दे रखी है। ठीक है, अब देखो, इंसान पैसा कमाएगा, पैसा कमाने के बाद अपने ऊपर थोड़ा खर्च करेगा, जो पैसा बच जाएगा उसे सेव करेगा। अब वो बोल रहा है सेव में नहीं बढ़ रहा, तो उस पैसे सेव में पैसा नहीं बढ़ रहा ज्यादा, तो उस पैसे को सेव करने के साथ साथ इन्वेस्ट भी कर देगा। इन्वेस्ट करने के बाद अब वो सोच रहा है कि यार कल को कुछ दुर्घटना हो गई तो मैं क्या करूंगा? तो मैनेज करना होता है। तो सीक्वेंस वाइज आपको ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, यानी प्रोसेस ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके प्रोसेस में 6 आपके स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले एसेस करंट सिचुएशन, एस्टैब्लिश फाइनेंशियल गोल्स, एनालाइज। ठीक है, इन सब के अंदर भी पार्ट्स है तो पढ़ लेंगे। एनालाइज पॉसिबल एक्शन, उसके बाद डेवलपमेंट, इवेल्युएट अ प्लान, एक प्लान डेवलप करो, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको मॉनिटर रिव्यू करो। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एसेस करंट सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जानो कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, बिफोर मेकिंग द प्लान यू मस्ट अंडरस्टैंड योर करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप अभी किस जगह पे खड़े हुए हो। ठीक है, तो ये आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले आपकी इनकम देखो, इनकम के सोर्स क्या है? सैलरी है, बोनस है, टोटल अर्निंग्स आपकी ट्रैक करो कि कहाँ से आपकी अर्निंग आती है। आपका खर्चा कितना है, कहाँ कहाँ आपका खर्चा जा रहा है, कितने किस किस टाइप के आपके खर्चे होते हैं। ठीक है, आपके 2 टाइप के खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस को 2 टाइप में बांटा गया है। क्या? 2 टाइप में। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कि आपका अगले महीने का आपके घर का किराया 10,000 रुपए है, तो 10,000 हर महीने जाएगा। आपकी एक बाइक की किस्त बंदी हुई है अगले 6 महीने तक, वो उतना ही पैसा हर महीने जाएगा, तो ये हो जाता है फिक्स्ड, है ना। और एक होता है जहाँ जो फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके 2 वेरिएबल्स में आपके
जो एक्सपेंसेस है वो डिवाइड करे गए हैं, एक जो फिक्स्ड रहता है हर महीने और एक जो फिक्स नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे ग्रोसरीज का खर्चा। इस महीने में 5 किलो आटा लाया था, अगले महीने में 6 किलो ले आ सकता हूँ, 1 किलो बढ़ा दिया यार, तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो गया, ऐसा छोटा मोटा खर्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला आ जाता है आपका असेट्स, आपके पास क्या क्या सामान है, आपके पास कितने टाइप के असेट्स है, कितनी जमीन है, कितना आपके पास मतलब मोबाइल है, लैपटॉप है, रियल स्टेट वगैरह, या फिर स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, आपके पास कितना है, आपके पास असेट्स कितने हैं। लास्ट में आ जाते हैं आपका कर्जा कितना है, लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीजों की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। अब उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, गोल क्या सेलेक्ट करो मेरे भाई, गोल। जैसे मैं एक दिन में 10,000 करोड़ रुपए कमाऊंगा, है ये क्या बात कर रहा है भाई। अरे यार गोल सेलेक्ट करना है, इस्टेब्लिश करना है हमें गोल को, किस प्रोसेस से, एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कैसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी हमारी 11th-12th क्लास में पढ़ रखा है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। एम फॉर मेजरमेंट, मेजरेबल, ठीक है। ए फॉर अचीवेबल, ठीक है भाई, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं। आर फॉर रिलेवेंट, ठीक है। एंड आपका टी फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। ये हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है पहले, और अब फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल गोल कैसा होना चाहिए, वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्मार्ट यानी एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। यानी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं हर महीने कमाता हूँ 50,000 रुपए, ठीक है, मैं हर महीने कमाता हूँ 50,000। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगले 6 महीने में मुझे, अगले 6 महीने में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए बचाना है। मैं बोला यार ये तो हो सकता है। या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव है 1 से 1.5 लाख बचाने के बाद अगले 6 महीने में मुझे इसको 2 लाख रुपए बनाना है। इन्वेस्ट करके पॉसिबल है, बट वो ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो है तो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, उसको हम मेजर कर सकें, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं 2 दिन में 20 लाख रुपए कमा लूंगा। अरे भाई यार कमाने वाले कमाते हैं, बट उससे लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, फालतू का नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा। अब भाई अगर मेरी मंथली इनकम 50,000 है तो 4 महीने में तो मैंने 2 लाख कमा लिया। भाई टाइम बाउंड होना चाहिए ना, कि मैं इतने महीने में 2 लाख सेव करूंगा, इतने महीने में 2 लाख ये करूंगा, ये टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्मार्ट प्रोसेस है। स्मार्ट की वजह से, स्मार्ट प्रोसेस को यूज करके आपको अपना फाइनेंशियल गोल स्टैब्लिश करना है। अगला है एनालाइज पॉसिबल एक्शन। वो एक्शन एनालाइज करो जो पॉसिबल है। मतलब देखो, इवेल्युएट डेटा एंड आइडेंटिफाई हाउ टू रीच योर गोल्स। अपने डेटा को इवेल्युएट करो एंड देखो आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या लिखा है उसमें। इस सबसे पहले है स्टैब्लिश अ बजट। एक बजट बनाओ मेरे भाई, क्या बनाओ, बजट बनाओ। मुश्किल तो नहीं है ना ज्यादा, हाँ एक बजट बनाओ, ठीक है। स्टैब्लिश अ बजट। अगला पॉइंट है आपका मॉनिटर योर नेटवर्थ, यानी कैलकुलेट दिस बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल लायबिलिटीज फ्रॉम योर टोटल एसेट्स टू सी योर ओवरऑल फाइनेंशियल है। वही है, अपने टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो, ताकि आपकी क्या दिख जाए, नेटवर्थ दिख जाए कि अभी आप कहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है। वही जो हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद है आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब एग्जामिन स्पेंडिंग हैबिट्स एंड एरियाज वेयर यू कैन सेव मोर और रिएलोकेट मनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप किस जगह खर्चा कर रहे हो उस चीज को कंट्रोल, उस चीज को चेक करो, फिर ये देखो वहां खर्चा करना जरूरी है भी नहीं, और पैसा बचा के अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफाई करो कि किस जगह में तुम्हारी इंप्रूवमेंट है, वहां पे अपॉर्चुनिटी है इंप्रूवमेंट की। अब फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ प्रोसेस है डेवलप्ड एंड इवेल्युएट अ प्लान। अब इसका मतलब क्या है, क्रिएट अ कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। एक हमें स्ट्रेटजी तैयार करनी है। यार पहले दिन मैंने यार इतना काम करा, दूसरे दिन मैं ओवर टाइम करके इतना पैसा और इकट्ठा करूंगा, तीसरे दिन तक मैं थक जाऊंगा तो एक दिन रेस्ट ले लूंगा, फिर बाकी के 2 दिन कंटिन्यू काम करूंगा एंड एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो सेव करता जाऊंगा। एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, ठीक है। डेवलप एंड इवेल्युएट अ प्लान, ठीक है। सच में था, इसमें क्या था, हाँ क्रिएट अ कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद है इसमें पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्ट्रेटजी। किस टाइप की स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी और सेविंग की स्ट्रेटजी, ठीक है। डिटरमाइन हाउ मच टू इन्वेस्ट एंड वेयर, ठीक है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे सेव करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्लान फॉर मैनेजिंग योर डेट। अपने कर्जे को मैनेज करना,
ठीक है, डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू पे ऑफ कंसोलिडेट एक्सिस्टिंग डेब्ट्स, हमारे जो डेब्ट्स है उनको पे करने के लिए एक प्लान तैयार करो जो भी है। अब लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट मतलब सेकंड लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट द प्लान, इम्प्लीमेंट द प्लान, इसमें क्या है, टर्न योर स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन विद डिसिप्लिन। अभी तक जितना भी तुमने यहाँ से यहाँ तक में सोचा है, अब तुम्हारा प्लान बन चुका है, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दो यार। मैंने सिर्फ सोचा था कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, एंड अब मैं बनाना लग रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, है ना। चलो इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को, ठीक है। इसमें और कुछ है, इसमें भी अब दो तीन है। इसमें भी एक पॉइंट है आपका ऑटोमेटेड सेविंग, ऑटोमेट सेविंग्स, इसे यानी कि सेटअप ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है तुम्हारा कीप विद योर मीन्स, स्टिक टू योर बजट एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, मतलब अपने बजट पे स्ट्रिक्ट रहो, स्ट्रिक्ट टू योर बजट, जो तुमने बजट बनाया उस पर स्ट्रिक्ट रहो, और जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर ध्यान दो। इम्प्लीमेंट प्लान के अंदर ये भी आ जाता है, और बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। आगे है तुम्हारा इंश्योरेंस रिव्यू, एंश्योर यू हैव एनफ कवरेज फॉर लाइफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का और लाइफ हेल्थ का अच्छा कवरेज होना चाहिए। वो अच्छा होगा, तुमने अगर इंश्योरेंस वगैरह ले रखा हो तो ज्यादा बेटर है, तो तुम्हारे फाइनेंशियल हेल्प करेगा ये, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, पर्सनल फाइनेंशियल में, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा मॉनिटर एंड रिव्यू, ठीक है। मॉनिटर एंड रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू स्पेंडिंग एंड बजट, जो तुम स्पेंड कर रहे हो, जो तुम्हारे बजट के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा, जितना तुम स्पेंड कर रहे हो वो तुम्हारे बजट के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा, रिव्यू करो उस चीज को, मॉनिटर करो, ठीक है। पीरियडिकली ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट, अपने प्रोग्रेस को क्या करो, प्रोग्रेस को क्या करो मेरे भाई, ट्रैक करो, और उसके बाद क्या करो, उसमें एडजस्टमेंट करो, क्या करो, एडजस्टमेंट करो, ठीक है मेरे भाई, कि यार यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, हम इस चीज को ठीक करना है, ठीक है। इसमें ही अगला पॉइंट है आपका री इवेल्युएट गोल्स, अपडेट योर गोल्स इफ योर लाइफ सर्कमस्टेंस चेंज। अब तुम देख रहे हो यार, पहले मैंने सोचा था कि रोज के 600 रुपए कमाऊंगा, पहले मैंने सोचा रोज के 600 रुपए कमाऊंगा, बट जब मैं ओवर टाइम करने लगा ऑफिस में, तो भाई ऐसा हुआ कि यार रोज के मुझे 800 रुपए मिलने लग गया, यानी 300 ज्यादा मिल रहे, एक तरीके से। यार मैं एक ना एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरा गोल तो फिर जल्दी क्लियर होगा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी अचीव कर पाऊंगा मैं अपने गोल को। तो उस हिसाब से तुम अपना गोल चेंज कर लो कि यार ऐसा रहेगा, मैं अपना गोल चेंज कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। तो सीक प्रोफेशनल कंसल्ट, मतलब कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर स्पेशलाइज्ड गाइडेंस। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, थोड़ी तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए, बैंक जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हें गाइड करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं। तो ये था हमारा एक हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हमने ऐसी करंट सिचुएशन देखा, अभी हम कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा, हमारी इनकम एक्सपेंस असेट लायबिलिटी को चेक करके। उसके बाद हमने इस्टेब्लिश, हमने फाइनेंशियल गोल चुना हमारा, अपनी 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 अभी की सिचुएशन को देखे कि हम कहाँ हैं, उसको देखकर हमने फाइनेंशियल गोल चुना। तो ये कैसे चुना, स्मार्ट प्रोसेस से। स्मार्ट प्रोसेस यानी वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीव कर सको ऐसा होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, और एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने टाइम में मैं ये गोल अचीव करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम एक गोल अचीव करने के लिए 40 साल ले रहे हो, है ना, रिलेवेंट टाइम होना चाहिए। एनालाइज पॉसिबल एक्शन, उसको करने के लिए जितने भी सारे प्लान्स, कितने टाइप के तरीके हैं, तुम्हें वो सारे एक्शंस तुम चेक करो, ठीक है। डेवलप एंड इवेल्युएट अ प्लान, अब उस प्लान को बनाओ, उस प्लान को इवेल्युएट करो, बनाओ, ठीक है। बहुत सारे प्लान्स थे, तुमने सोचा कि प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा प्लान है, उस प्लान को डेवलप करो, उस प्लान को इवेल्युएट करो, ठीक है, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इंप्लीमेंट ऑफ द प्लान, अब उस प्लान को असली में एक्शन में लिया, उसको हम इंप्लीमेंट क्या दिए। उसके बाद जो तुमने प्लान एक्शन में लाया उसको मॉनिटर करो, रिव्यू करो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है तो एडजस्टमेंट करो, कुछ चेंजेस की जरूरत है तो चेंजेस करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिया, आगे के नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से खत्म करते हैं, आगे बढ़ो एक बार। ये है हमारा पर्सनल टैक्स प्लानिंग चैप्टर नंबर 2, अगर आपको बुक में दिख रहा हो तो कोई इश्यू नहीं है। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। तो मैं अपने नोट्स निकाल लेता हूँ, नोट्स में से पढ़ूंगा मैं, ठीक है। पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल अफेयर्स विद द लीगल फ्रेमवर्क टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या रहता है, ये किस लिए किया जाता है, मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस, इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, and using law abiding strategies to save money and achieving future goals।
और हम इसमें लॉ के तहत चलते हैं, ठीक है, लॉ के बिहाइंड नहीं जाते, लॉ से गद्दारी नहीं करते कानून से, ठीक है, कानून कुछ भी कोई भी चीज कानून से नहीं छुपाते। हाँ, तो हमने इतना तो पढ़ लिया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू मिनिमाइज टैक्स बर्डन, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू अलाइन फाइनेंशियल डिसीजन विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। हाँ, टैक्स लायबिलिटी करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, जो भी हम डिसीजन लेंगे वो किसके अंडर होने चाहिए? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही होने चाहिए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही होने चाहिए। उसके बाद टू एंश्योर फाइनेंशियल वेलबींग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी, वही है फाइनेंशियल वेलबींग और फ्यूचर सिक्योरिटी, ठीक है। चलो, अब हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब समझना है, एक है टैक्स अवॉइडेंस, एक है टैक्स इवेजन। पहले मैं बार बार से बताऊंगा, उसके बाद ना मैं इनके डेफिनेशन भी दे दूंगा, ठीक है, डेफिनेशन में डिफरेंस दे दूंगा इनके बीच में, जो तुम्हें पढ़ने में इजी लगेगा, ठीक है। सबसे पहले टैक्स अवॉइडेंस समझते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी यूजिंग मेथड्स दैट आर लीगली अलाउड। ये टैक्स को कम करने के लिए किए जाते हैं बेसिकली, बट ये कैसे होते हैं? लीगली, ये लीगली करे जाते हैं, ठीक है, जो कि लीगली अलाउड है बाय द गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ गैप्स प्रोविजन इन द टैक्स लॉ, ठीक है, ये लीगल होते हैं, ठीक है, टू फॉलो द लॉ एंड क्लेम ऑल अवेलेबल बेनिफिट्स। जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स दिए जाते हैं हम वो क्लेम करते हैं, कि जैसे कोई इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस, LIC ले लो, तो आपका टैक्स कम लगेगा, या जो भी ऐसा कुछ रहता है कुछ, ठीक है। हम इसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? 80C टैक्स करके एक आता है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 80C करके एक हमारा आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टैक्स क्रेडिट सेव करना, एग्जम्पशंस, ठीक है, नो पेनल्टी और लीगल ट्रबल। इसमें ना हमें जब टैक्स अवॉइडेंस हम कर रहे होते हैं तो कोई भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगती, और ये लीगल टर्म रहता है, लीगल रहता है सब कुछ, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, और अब हम आते हैं टैक्स इवेजन पे। तो टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन इज द लीगल एक्ट ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस दैट आर लीगली आउट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है टैक्स कम करना नहीं, टैक्स पे ना करना, टैक्स छुपाना, ये कैसा होता है? इलीगल। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ, बेसिकली टैक्स इवेजन हम इसे कहते हैं। टैक्स छुपाना इलीगल होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ होता है, ठीक है। इसमें इंटेंट रहता है टू डिसीव द गवर्नमेंट एंड हाइड इनकम, गवर्नमेंट को हम धोखा दे रहे होते हैं इसमें, किसमें? टैक्स इवेजन में, ठीक है। अंडर रिपोर्टिंग इनकम हाइडिंग, इसमें हम अपनी इनकम को भी छुपा रहे होते हैं। बेसिकली टैक्स कैसे छुपाएंगे? जब हम अपनी इनकम छुपाएंगे, ठीक है यार, मतलब हिंदी थोड़ी गलत लिख देता हूँ तो सीरियसली मत लेना। इसमें अगर हम पकड़े जाते हैं तो, इन केस अगर हम पकड़े जाते हैं तो हैवी फाइन, जेल, पेनल्टी, 10 प्रकार के सजा मिल जाती है। चलो, इन दोनों में ना एक अच्छा सा एक डिफरेंस का टेबल बना देता हूँ, वो पढ़ लेना, इजी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, जल्द से जल्द खत्म करते हैं। हाँ जी, देखिए, तो टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, टैक्स इवेजन इलीगल होता है, नहीं करना चाहिए। एक्शन, इसमें टैक्स के लॉस को यूज किया जाता है, इसमें टैक्स के लॉस को ब्रेक कर दिया जाता है। अब मैं ये भी बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा कैसे ब्रेक करते हैं। ये फ्रॉड हो जाता है, रिस्क बिल्कुल सेफ रहता है, 100% बिल्कुल सेफ, ठीक है, बिल्कुल हाई रिस्क रहता है, एकदम जैसे रहता है ना, एक पतला सा एक रॉड है, इस पतले से रॉड पे हम ऐसे करके बैलेंस बना के चल रहे हैं, है ना, उस पे पैर इधर से गिरा तो बस फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे होता है ये भी मैं यहीं पे ही बता देता हूँ। मान के चलो आप एक बड़ा बिजनेस करते हो, इस बार आपकी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, ठीक है, ठीक है, और इसने भी अच्छा, एक ही सिनेरियो समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप हो, ठीक है ना, ये आप हो, आपने इस साल कमाया है 10 करोड़ रुपए, और इस पे आपका 18% टैक्स लगा है। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 18% टैक्स लगा।
तो 18% टैक्स हो जाएगा तुम्हारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए, ठीक है, 1.80 CR, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तुम्हारा जाएगा गवर्नमेंट को। अब तुमने फिर से कमाए 10 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार तुमने क्या किया, इस बार तुमने फेक बिल बनवा लिए कि हमने इतना बिल पे कर दिया, फेक बिल बनवा लिया, इतना बिल हमने 2 करोड़ रुपए पे कर दिया। फिर तुमने 6 करोड़ सॉरी 3 करोड़ रुपए किसी अपने ही फॉरेन अकाउंट में भेज दिए, फॉरेन अकाउंट में, ठीक है, इसमें फॉरेन अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट कहते हैं इसे, इस भाषा में इसको क्या कहते हैं, ऑफशोर अकाउंट, ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हारे सरकार को क्या लगेगा, तुम्हारा तो 5 करोड़ रुपए भाई कमाई हुई है इस साल। अब तुमने 5 करोड़ पे 18% टैक्स दिया, कितना बन गया 18% टैक्स तुम्हारा, 90 लाख रुपए भाई। लगभग तुमने 1 करोड़ 80 लाख था और अब तुमने 90 लाख टैक्स दिया, तुमने कितना टैक्स बचाया, कम से कम आधा टैक्स बचा लिया, 90 लाख टैक्स बचा लिया। तुमने बोला यार तरीका तो बढ़िया है, लेकिन सरकार आ गई छापा मारने तुम्हारे घर पे, तो तुम्हारे फॉरेन अकाउंट में पैसे गए, ये उनके हिस्ट्री उन्होंने निकाल ली, ये 2 करोड़ का बिल का हिसाब मांगा कि किसको किसको बिल पे करा है, जरा दिखाना, जरा 2 करोड़ कौन सा बिल पे किया है तुम्हारी कंपनी ने। हमारे पास हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं, हम फंस गए, अब हमारी कंपनी में पड़ जाएगा बैन, है ऐसे, ठीक है। अच्छा, टैक्स की चोरी कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, जैसे मतलब यही कुछ तरीके जो मैंने आपको बताया कि ऑफशोर अकाउंट दूसरे अकाउंट पे भेज देना, नकली बिल बनवा लेना, ठीक है। अगर आ जाए तो बता देना, आ जाए तो चेक कर लेना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसमें तो कुछ है नहीं बाकी। हाँ, ये एथिकल होता है, मोरल एथिकल रहता है, ये इमोरल रहता है और ये अनएथिकल भी रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। बाकी टैक्स की चोरी कैसे की जाती है वो भी मैंने बता दिया है, एक बार बुक की रीडिंग कर लेना। हाँ, अब बारी आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन भाई ये वाला और ये वाला, डेफिनेशन कह रहा हूँ डिफरेंस की, ये वाला और ये वाला है, पढ़ लेना मेरे भाई एक बार, ठीक है। ओके, चलो, ट्रांसफरिंग एसेट्स टू ऑफशोर अकाउंट्स, एक बार मैं एग्जांपल पढ़ के बता देता हूँ। टैक्स इवेजन के, इसके तो सबको पता रहता है, ये तो सेफ है। टैक्स इवेजन के है ट्रांसफरिंग एसेट्स टू ऑफशोर अकाउंट्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस इन देयर होम कंट्री। हमने फॉरेन की अपने फॉरेन में अकाउंट्स खोले हुए हैं, उसे हम कहते हैं ऑफशोर अकाउंट, उसमें हमने पैसे भेज दिए और हम अपनी कंट्री में गवर्नमेंट से छुप रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग और फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स टू कंसेल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, हम नकली रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, गलत रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है, हम अपना खर्चा कम दिखा रहे हैं। फिलिंग फॉल टैक्स रिटर्न इंटेंशनली, फिलिंग फॉल्स टैक्स रिटर्न इंटेंशनली। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद आप सबको। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो हमें अब अपना नेक्स्ट चैप्टर करना है। पहली बात, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट यूनिट करनी है। यूनिट का नाम है मैनेजिंग इंश्योरेंस नीड, यूनिट नंबर 2 रहेगी हमारी। इसमें 3 चैप्टर्स है, तीनों के तीनों चैप्टर्स को जल्द से जल्द हम विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट कर देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो की तरह ज्यादा लंबी ना रहे, ठीक है। मैनेजिंग इंश्योरेंस नीड यूनिट 2, पहला चैप्टर है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, तो फटाफट से उसे खत्म कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या होता है इंश्योरेंस, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस डेट्स बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस वेयर मर्चेंट्स शेयर्ड द रिस्क लॉस ड्यू टू द शिपरेक्स ऑफ थर्ड, यानी कि मतलब जो इंश्योरेंस का हिंदी में क्या कहते हैं, बीमा, क्या कहते हैं, बीमा। स्पेलिंग हो सकता है गलत लिख दियो। बीमा का जो कंसेप्ट है पुराने जमाने से है। यहाँ व्यापारी जहाज मतलब जो व्यापारी होते थे ना, वो अपने जहाज डूबने या जहाज में से कुछ चोरी हो जाने की वो इंश्योरेंस बीमा जो था वो बनाया गया था, ठीक है। आपस में उन्होंने बांटा था, मतलब रॉस को ताकि बांट ले, उस तरीके से पहले इंश्योरेंस किया था। फिर कुछ टाइम हुआ तो थोड़ा मॉडर्न हो गया, वो बात चल रही थी एंशिएंट सिविलाइजेशन की, अब थोड़ा सा मॉडर्न टाइम आया। तो इट बिगेन इन 17th सेंचुरी। कब? 17th सेंचुरी में शुरुआत हुई फिर बीमा की, मॉडर्न सेंचुरी में, एट लेलॉयड्स कॉफी हाउस इन लंदन, इवॉल्विंग इनटू अ मास्टर मार्केट प्लेस फॉर शिपिंग एंड मैरीटाइम रिस्क। यानी कि मतलब जो मॉडर्न इंश्योरेंस था ना, वो 17th सेंचुरी में लंदन के लेलॉयड्स कॉफी हाउस से शुरू हुआ था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आ जाते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। अभी के टाइम में मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं 1706 में, in 1706 the amicable society was founded using scientific tools like mortality tables to calculate premiums। मतलब 1706 में amicable society बनी है। amicable society बनी थी कितना, 1706 में, ध्यान रखना, ठीक है। जिसने पहली बार मोर्टेलिटी टेबल्स, मतलब मौत का जो डर होता है ना, उसे कहा, उसे लाए, जैसा साइंटिफिक तरीकों से प्रीमियम निकालना शुरू किया गया, ठीक है। अब फिर आती है रिस्क मैनेजमेंट।
मतलब 1706 में उन्होंने मोर्टेलिटी रेट, मतलब मोर्टेलिटी मतलब ये कब तक कितना जिंदा रहता है, मरने से डर लगता है, मर जाए उसके लिए भी फायदे, है ना। यही तो है इंश्योरेंस भाई, मरने के फायदे बताता है इंश्योरेंस तो है ना। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, सेक्शन 3.3 मतलब बुक में तुम्हारे 3.3 है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रिस्क, रिस्क क्या है? रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉसेस। क्या होता है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, या फिर इसे हम पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। लॉसेस और फेसिंग अनसर्टेनिटी दैट इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो कि किस में हमारे इम्पैक्ट डालता है? इनकम पे और एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंसेस पे। इसे हम लॉस कहते हैं। रिस्क में, रिस्क कहते हैं, पहली बात तो रिस्क कहते हैं, रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। अब रिस्क कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई? सबसे पहले है तुम्हारा मार्केट रिस्क। क्या? मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या होता है? इन्वॉल्व्स फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यूज इम्पैक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। ये तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि मतलब मार्केट रिस्क यानी कि इन्वेस्टमेंट की कीमत ऊपर नीचे होने के का खतरा, ठीक है। जैसे आपका पूरा पोर्टफोलियो पर असर पड़ता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो पर असर पड़ता है, उससे जिसमें देखो, जिसमें पूरे पोर्टफोलियो पर असर पड़े उसे क्या करेंगे हम? कहेंगे मार्केट रिस्क। एक होता है आपका क्रेडिट रिस्क। क्या होता है? क्रेडिट रिस्क। इसे कैसे क्या कहते हैं? द पोटेंशियल फॉर बोरोवर्स टू डिफॉल्ट ऑन लोन्स और क्रेडिट अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब जब कोई उधार लेने वाला पैसा वापस नहीं कर पाता, ठीक है, जब कोई उधार लेने वाला पैसा वापस नहीं कर पाता तो उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट रिस्क किसे कहते हैं? उधार का पैसा वापस ना कर पाने को, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, एक आपके तीन रिस्क है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और एक आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। स्पेलिंग वहां समझ नहीं आ रही, बट यार तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें पता होगा कि लिक्विडिटी रिस्क किसे कहते हैं। चैलेंजेस इन क्विकली कन्वर्टिंग असेट्स इनटू कैश। जो चैलेंज हमें करना पड़ता है ना, चैलेंजेस इन क्विकली कन्वर्टिंग असेट्स, मतलब जो असेट्स है उनको कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे हम पहली बात तो लिक्विडिटी कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। टाइम्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल नीड, मतलब अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर जब हम अपनी प्रॉपर्टी को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। मतलब देखो, मान के चलो अभी मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बट आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ संडे को, हो सकता है मैं अपना मार्केट से पैसा ना निकाल पाऊं, यानी डीमैट अकाउंट से पैसा ना निकाल पाऊं आज, जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स में डाल रखा है, क्योंकि वो मंडे को ही निकलेगा भाई। मंडे से फ्राइडे में ही निकलता है, सुबह 9:20 से मतलब 9:15 से शाम को 3:20 तक, है ना, दोपहर को 3:20 तक, इसी के बीच निकाल पाऊंगा, है ना भाई। कुछ कुछ ब्रोकर्स हमें देते हैं एक्सेप्शंस कि तुम निकाल सकते हो पहले, बट हम उसके चार्जेस काटेंगे, ठीक है। चलो, लिक्विडिटी रिस्क हमने समझा कि अपनी प्रॉपर्टी को असेट्स में कन्वर्ट ना कर पाने का रिस्क, ठीक है, ज्यादा जल्दी असेट्स, ठीक है। अब है व्हाई अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैटर्स, मतलब रिस्क को समझना क्यों मैटर करता है, रिस्क को समझना क्यों मैटर करता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल गोल्स। ये क्योंकि हमारे फाइनेंशियल गोल्स में इंपैक्ट कर सकता है। कैसे? अंडरस्टैंडिंग रिस्क इज एसेंशियल बिकॉज इट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। रिस्क को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स में इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। किसी भी टाइप का रिस्क को आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स में इफेक्ट करेगा ही करेगा। मान के चलो कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, मुझे हेल्थ का रिस्क हो सकता है ना, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, कल को मुझे कुछ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे होए, हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड एकदम से मुझे पैसों की जरूरत पड़ी एंड मेरे पास नहीं है, तो अब मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा किसी और से। समझ आ रही है बात को? मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा खुद को ठीक करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे फ्यूचर के लाइफ गोल्स पर इंपैक्ट करेगा। एक तो मेरे को कर्जा लेना पड़ा एंड उसके बाद मेरे पे सेविंग्स भी नहीं थी, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता तो मेरे पैसे बच जाते एक तरीके से। चल, डिसीजन मेकिंग, इट अलाउस, मतलब देखो, अगर हम रिस्क के बारे में पता चलेगा ना तो हम उससे डिसीजन भी ले पाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है मेरी हेल्थ को या फिर मेरे बॉडी को आगे चल के कुछ इंश्योरेंस हो, सॉरी कुछ रिस्क हो सकता है, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं लाइफ इंश्योरेंस लूंगा या हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, ठीक है। इट अलाउज इंडिविजुअल टू नेविगेट देयर फाइनेंशियल जर्नी बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड कैलकुलेटेड डिसीजंस। वही बात है यार, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, देखो इसमें मैं ज्यादा कम से कम टाइम में जल्द से जल्द आपको बताना चाहता हूँ। अब हमारा अगला चैप्टर है बीबीए पर्सन, सॉरी, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स का, यूनिट 3 में लेसन 7 कुछ रहेगा, बट चेक कर लेना ध्यान से। ओके, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड। सच बता रहा हूँ, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का जो पूरा टॉपिक है ना, मैं स्किप करने वाला था। मैंने सोचा इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा, बट मैंने सोचा यार नहीं, स्किप नहीं कर सकता, मैं करा ही देता हूँ। तो लेट्स बिगिन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इक्विटी शेयर क्यों होते हैं?
प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ परमानेंट फंड्स फॉर एनी कंपनी। सबसे मेन सोर्स होते हैं, ठीक है, मेन सोर्स होते हैं किस चीज के? फाइनेंस के एक कंपनी में। ऐसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओके, ओनरशिप, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मेरे भाई। ओके, की ट्रेड, शेयर होल्डर राइट्स डिपेंड ऑन देयर पोजीशन रिगार्डिंग द कंपनीज कंट्रोल। शेयर होल्डर के शेयर होल्डर के राइट्स डिपेंड करते हैं उनकी पोजीशन पे, ठीक है, कंपनी के कंट्रोल पर उनका क्या पोजीशन है, ठीक है, इनकम एंड एसेट जो भी है। राइट ऑफ, चलो अब हमें पढ़ना है राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आप इक्विटी शेयर को खरीदते हो तो आपको क्या क्या राइट दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल, हाँ, वोटिंग राइट्स। सबसे पहले बेसिक सी बात है कि कंपनी के कई टाइप्स के डिसीजंस होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें आप हिस्सा ले पाओगे, बेसिक सी बात है। तो एक बार पढ़ लेता है इससे भी। वोटिंग राइट्स में क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल, शेयर होल्डर आर द ओनर एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म एंड कंट्रोल द फर्म बाय वोटिंग ऑन रिजोल्यूशंस एट जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स में रेजोल्यूशन में अपना पॉइंट रखते हैं, अपने वोटिंग राइट्स देते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो उनके पास एक तरीके से कंट्रोल होता है ना। ओके, वन शेयर इक्वल्स टू वन वोट, ईच शेयर होल्डर गेट्स वन वोट पर शेयर हेल्ड। एक शेयर का मतलब एक वोट, एक वोटिंग राइट, ठीक है। ईच शेयर होल्डर गेट वन वोट पर शेयर हेल्ड, ठीक है। ओके, उसमें और क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस, कई टाइप के रिजोल्यूशंस है जिनमें एक शेयर होल्डर भाग लेता है और अपने वोटिंग राइट्स रखता है, वोट रखता है वहां पे। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस, ठीक है, जो होते रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेशल रेजोल्यूशंस, ठीक है, इसमें भी स्पेशल क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेशल रेजोल्यूशंस 3/4 मेजोरिटी। इसमें 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी कुछ बात रखते हो और उसमें 3/4 यानी 75% वोटर्स राइट होते हैं ना, 75% वोट्स आपके हिस्से में होते हैं तो आपकी बात मानी जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद है राइट टू सेल और ट्रांसफर। एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स कैन सेल और ट्रांसफर देयर ओनरशिप टू अदर विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट। इसके लिए उसे मैनेजमेंट से परमिशन जो है वो नहीं चाहिए होती, ठीक है, मैनेजमेंट से परमिशन नहीं चाहिए होती। लिक्विडिटी, if shares are listed on a stock exchange they can be easily bought or sold making an investment highly liquid। अगर शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिख रखे हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, ठीक है, तो हमें कोई भी मैनेजमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। रेजिडुअल क्लेम और ऑन एसेट मतलब लास्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग कंपनी लिक्विडेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। अगर एक कंपनी बंद हो रही है, कंपनी की लिक्विडेशन हो रही है, एक कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, एक कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा दिया जाएगा, इसलिए लास्ट प्रायोरिटी होती है। क्या सी प्रायोरिटी होती है? लास्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, assets are distributed first to employees, secured creditors, unsecured creditor, preference shareholder, finally to equity shareholder, ठीक है। अच्छा, पेमेंट का ऑर्डर बता रहा है, अगर कंपनी बंद हो रही हो तो कैसे, मतलब सबसे पहले एम्प्लॉयज, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाती है। प्री एम्पटिव राइट, इसका मतलब फर्स्ट चॉइस ऑन न्यू शेयर। कंपनी के ऑलरेडी कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, बट अब कंपनी को और पैसा चाहिए एंड कंपनी अपने नए शेयर इशू कर रहा है, तो सबसे पहले जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, ये भी तो शेयर होल्डर होने का एक फायदा है भाई, हम शेयर होल्डर क्यों है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग है ना उन्हें ऑफर दिया जाता है कि आप खरीद लो ना, हम क्यों बाहर जाए, आप खरीद लो, आप पे पैसा है तो, ठीक है। तो इट मस्ट फर्स्ट ऑफर देम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो पहले किसको ऑफर जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। पर्पस, दिस प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग ओनर्स फ्रॉम हैविंग देयर वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर डाइल्यूटेड एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ कंट्रोल आउटसाइडर। कहने का मतलब है कि एक कंपनी है और ये कंपनी है, ठीक है, ये कोई भी कंपनी है, मैं इसमें लिख देता हूँ CBS कॉमर्स वायर, ठीक है, ये कंपनी है, इसके कई सारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, ये कई सारे शेयर होल्डर्स है और मैंने इनके अपने शेयर ऑलरेडी इनको दे रखे हैं, ठीक है। अब मैंने भी नए शेयर इशू करने थे तो इन्होंने बोला कि, मैंने इन्हें बोला तुम ही रख लो, उन्होंने बोला हम क्यों रखें, मैंने बोला भाई बाहर से अगर लोग आ गए ना तो कंपनी में फिर उनका भी वोटिंग राइट होगा, और यही लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग ओनर्स, दिस प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग ओनर्स, कहाँ गया, हाँ,
फ्रॉम हैविंग देयर वोटिंग राइट डाइल्यूटेड, उनके वोटिंग राइट डाइल्यूट ना हो पाए, कम ना हो पाए एक तरीके से, ठीक है, उनका वोटिंग राइट डाइल्यूट ना हो पाए, ये चीज बता रहा है, ठीक है। ओके, राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट, इनके पास राइट होता है कि ये अपने हमारे एनुअल रिपोर्ट्स को देख सकें, ठीक है। कौन कौन से एनुअल रिपोर्ट ये तुम बताओगे, ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, पी एंड एल हो गया, है ना, इनकम स्टेटमेंट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। हाँ चलो, की फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, नो मैच्योरिटी डेट, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ये जिंदगी भर के लिए होता है एक तरीके से। द कंपनी हैज नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, या फिर रीपेमेंट की कोई डेट नहीं होती। दे आर परमानेंट एंड इररिकवेबल, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इररिवोकेबल। नो फिक्स्ड डिविडेंड, नो फिक्स्ड डिविडेंड, कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं हो, प्रॉफिट कम हुआ डिविडेंड कम हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ डिविडेंड ज्यादा हो सकता है। और वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होंगे ना, तो प्रेफरेंस शेयर को हर बार एक फिक्स डिविडेंड जाता है, इसमें कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं होता। लेकिन यही बात है ना कि अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा डिविडेंड भी तो मिलेगा ना इन्हें। फाउंडेशन फॉर डेब्ट, इसका मतलब क्या है, इक्विटी सर्व्स एज अ फाइनेंशियल कुशन, ठीक है, फाइनेंशियल कुशन की तरह है। अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर एंड मेक्स इट इजियर फॉर द कंपनी टू बोरो डेब्ट। मतलब एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस्ड है, अगर ज्यादा एक अच्छा इक्विटी बेस्ड है तो क्या रहता है, कंपनी को क्रेडिटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कर्जदारों की, मतलब हम कोई जिससे हम कर्जा ले रहे हैं उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑलरेडी कंपनी में काफी पैसा है फिर इसका मतलब, ठीक है, ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है काफी सारे और जिन्होंने पैसा डाल रखा है। मैनेजमेंट फ्रीडम, मतलब रेजिंग कैपिटल via इक्विटी फ्रीज मैनेजमेंट फ्रॉम रिगेट द सेक्शन और कंडीशन ऑफन इम्पोज्ड बाय क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स, ठीक है, आगे देखते हैं। अरे मैं जल्दबाजी में जो लास्ट लाइन पढ़ी उसको समझाना ही भूल गया था, सॉरी, थोड़ा ज्यादा जल्दी हुआ, गर्मी लगती है ना एक्चुअली इस जगह पे, मैं कोने पे रूम के इस वजह से। इसका मतलब क्या है, बेसिकली यही मतलब है कि अगर आपके पास अच्छे खासे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ज्यादा ही क्वांटिटी है, ज्यादा आपके अकाउंट कंपनी में पैसा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स क्या करता है, हमें बार बार टोकता है, कंपनी को बार बार टोकता है कि भाई सैलरी कितनी ज्यादा एम्प्लॉय मत बढ़ाओ या फिर ज्यादा पैसा वहां खर्च मत करो, तुम दे नहीं पाओगे, तो क्रेडिटर्स टांग अड़ाता है। लेकिन अगर वही हमारे शेयर होल्डर्स से पैसा आ रहा है हमें, है ना, मतलब शेयर होल्डर्स हमारे बढ़ रहे हैं और हमारी कंपनी में पैसा आ रहा है, तो उससे हमें कोई रोकने टोकने वाला, कंपनी को रोकने टोकने वाला नहीं होता। ये चीज थी इसका मतलब। जो अब हमें पढ़ना है वो है हमारा बॉन्ड्स और स्टॉक में छोटा सा डिफरेंस। तो एक बार जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं स्टॉक क्या होता है। एक कंपनी ने क्या रिलीज किया अपना, और रिलीज करो इशू किया आईपीओ, पहली बार शेयर इशू किया उसे कहते हैं आईपीओ। अब एक शेयर होल्डर ने इस आईपीओ को खरीद लिया और इसको किसी और को बेच दिया, फिर इसने इसे खरीद लिया किसी और को बेच दिया, और अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, स्टॉक बन गया, ठीक है। जब शेयर को बेच दिया जाता है आगे तो वो स्टॉक बन जाता है, एक तरीके से ऐसा समझो तो, ठीक है। चलो स्टॉक, चलो शेयर ये हो गया। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले पैरामीटर दे रखे हैं बॉन्ड्स और स्टॉक में, मतलब मीनिंग में, ऑन द बेसिस, पैरामीटर यानी बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग में बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स आर फंड्स दैट रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क मार्केट इंडेक्स। बेसिकली इतना समझ लो, बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स एक कर्जे का कागज होता है, ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उसे दिया जाता है, बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है, और जिसमें क्या क्या लिखा रहता है बता चुका हूँ। स्टॉक क्या रहता है, स्टॉक्स आर इंस्ट्रूमेंट दैट फोकस ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप। स्टॉक किस में फोकस करता है, प्रोस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप में, एक्सटेंडेड बाय कंपनीज, ठीक है। एक्सचेंज फॉर फंड्स, ओके, एक्सचेंज किया जाता है किसके द्वारा, फंड्स के द्वारा, ठीक है। पैसा दो स्टॉक लो, पैसा दो स्टॉक लो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसकी होती है, बेसिकली बात है। अभी यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, मैच्योरिटी डेट इसकी होती है, इसकी नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। बॉन्ड इज ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कर्जा है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ साथ के साथ। और ये क्या है, स्टॉक इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ओनरशिप मिलती है इसमें, इक्विटी। इशुएंस किन किन के द्वारा इशू किया जाता है, ये किया जाता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक कंपनी के द्वारा, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अथॉरिटीज एक ही बात है, ठीक है। और ये भी पब्लिक कंपनी के द्वारा किया जाता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के द्वारा, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती इशू पब्लिक में, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता। और इसमें आपके कॉर्पोरेशंस वगैरह और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो देख लेना। रिटर्न इसमें कम होता है, रिटर्न इसमें कम होता है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, स्टॉक के मुकाबले, और स्टॉक में ज्यादा होता है। बेनिफिट इसमें देखो, इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, द बॉन्ड होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिपेमेंट एंड लिक्विडेशन। अगर देखो बेनिफिट क्या होता है, अगर लिक्विडेशन हो रही हो कंपनी की, कंपनी बंद हो रही हो, ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो कंपनी की वोटिंग राइट वगैरह है, तो शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर, इनको
इनके पे वो क्या होता है, वोटिंग राइट होते हैं। क्या होता है, वोटिंग राइट होते हैं। रिस्क इसमें कम होता है क्योंकि हर टाइम एक फिक्स्ड पेमेंट आती है और इनको पेमेंट भी पहले दी जाती है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क, ठीक है। और मैच्योरिटी डेट तो हमने बताई दी, 1 में होती है, 1 महीने। चलो ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा समाप्त होता हुआ, ठीक है। सब कुछ हमने समझ लिया। नेक्स्ट इस वीडियो के एंड की ओर चलते हैं और खत्म कर देते हैं सबको मीन्स चैप्टर को। सो नेक्स्ट जो हमें चैप्टर पढ़ना है, ये आपका यूनिट 3 में ही नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ईटीएफ्स, ठीक है। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमारे नोट्स में क्या दी गई है, देखो। म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम रन बाय एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। एक ये क्या बोलते हैं, ये एक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो कि एएमसी के द्वारा चलाई जाती है, जिसका मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा चलाई जाती है। इट पूल्स मनी फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट्स टू वेरियस सिक्योरिटी, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। और ये एएमसी है, एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। ये इन सारे लोगों से पैसा पूल करती है, यानी पैसा मंगवाती है, ठीक है, पैसा मंगवाती है और इस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। और ये इन्वेस्ट करता कौन है, इनके पास बहुत पढ़े लिखे, बहुत एक्सपर्टाइज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि इस पैसे को बहुत ज्यादा मार्केट को पढ़कर इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इस पैसे को बढ़ाते हैं, ठीक है। सेबी रेगुलेशन डेफिनेशन, according to SEBI, mutual fund regulation 1996, it's established in the form of a trust to raise funds by selling units to the public under different scheme. बेसिकली सेबी ने क्या डेफिनेशन दिया है, एक ये एक ट्रस्ट है, क्या एक ट्रस्ट है, टू रेज फंड्स बाय सेलिंग यूनिट्स टू द पब्लिक, ठीक है। ये फंड को रेज करती है, ठीक है, फंड रेस होता है, ठीक है, टू रेज फंड्स, ट्रस्ट टू रेज फंड्स बाय सेलिंग यूनिट्स टू द पब्लिक अंडर डिफरेंट स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट, ठीक है। इन्वेस्टिंग करना है किसमें, मनी मार्केट में। पहले कह रहा हूं मनी मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और रियल एस्टेट एसेट्स, इन सब पे इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, बेसिकली। अब हमें अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट। अच्छा, म्यूचुअल फंड से क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पहली बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट मतलब जो हमारे द्वारा नहीं करी जाती बट हम करवाते हैं किसी और के द्वारा, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया। अब बेसिकली मैं इजीली समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स भाई कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो नए इन्वेस्टर्स, हम जैसे नए इन्वेस्टर्स, जैसे मैं और आपके नए इन्वेस्टर्स, हमारा पैसा लेंगे, हमारा पैसा लेने के बाद उस पैसे को मार्केट में लगाएगी और उसको बढ़ा देगी। उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखती है और कुछ पैसा हमारे हवाले कर देती है, ठीक है। मतलब कुछ पैसा क्या हमारा जो है उससे वो बढ़ जाता है और वो कुछ पैसा उसमें से अपना ब्रोकरेज काट लेती है। बेसिकली एक ब्रोकर की तरह काम करती है ये, ठीक है। बट इसके अंदर बहुत से एक्सपर्टाइज, बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग रहते हैं, ओके, लोग कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स रहते हैं, ठीक है, फंड मैनेजर रहते हैं बेसिकली, ठीक है। बता दिया मैंने, ये चीज समझा दी। अब ये एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि इसमें पैसा तो हमारा जा रहा है बट इन्वेस्ट कोई और कर रहा है, दिमाग किसी और का लग रहा है, दिमाग किसी और का खर्च हो रहा है, टाइम किसी और का खर्च हो रहा है, हमारा सिर्फ क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, ओके। दूसरी चीज, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंस बताया, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल फंड्स क्या है, इनडायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट मोड यानी हमारे द्वारा, इनडायरेक्ट मोड यानी म्यूचुअल फंड्स को भी इनडायरेक्ट मोड कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा की जाती है, इसमें द फंड मैनेजर मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, इनके बिहाफ पे कौन ले रहा है, फंड मैनेजर, एफएम। एक फंड मैनेजर क्या ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, समझ आ गया। इसमें एक इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टर है, हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें यू मेक ऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ठीक है, हमें खुद, तुम्हें खुद इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन, अब ये इसका मतलब समझो, मनी इज पूल्ड अलाउइंग ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस वेरियस एसेट्स। अब हमारा पैसा इन पे क्या है, अब ये अपने हिसाब से ना अलग अलग हमारे पैसे को और डाइवर्सिफाई करके मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, फंड मैनेजर के द्वारा ही होता है, ठीक है। और इसमें यू डिसाइडेड, अब इस वाले में ये यू तो ऊपर थोड़ा सा कर देता हूं, इसमें हम ही डिसाइड करेंगे, इसमें यू डिसाइडेड, ठीक है, मतलब डायरेक्ट मोड में डाइवर्सिफिकेशन का बता रहा हूं। इसमें आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके से उसको डाइवर्सिफाई करना है और कैसे कहां लगाना है। कंट्रोल, इसमें सारा कंट्रोल किसका, इसमें हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, लेकिन देखो म्यूचुअल फंड्स में हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है और फंड मैनेजर का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है हमारे पैसे के ऊपर, और इसमें सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, इसमें फंड मैनेजर के पास होता है, ठीक है। मैनेजमेंट, इसमें सादा फंड मैनेजर इसको पूरे को मैनेज करता है, ठीक है।
बेनिफिट्स इसको पढ़ के बता देता हूँ। बेनिफिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। बेसिकली बात है, वही बात बता रहा है कि बेनिफिट्स तो होता है इसमें, और हमारा पैसा वही है एक एक्सपर्टाइज फंड मैनेजर अपना अब करता है। और इसमें यू टेक फुल सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग योर ओन इन्वेस्टमेंट, और इसमें हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसका मैनेजर कौन होता है? हमारे पास डायरेक्ट मोड में मैनेज कौन करता है पैसों को? हम मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तीन बेस पे डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में जाते हैं। सबसे पहले ओपन एंडेड फंड्स। देखो, ओपन एंडेड फंड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इन्वेस्टर कैन बाय और सेल यूनिट कंटिन्यूअसली एट एनी टाइम बेस्ड ऑन द फंड्स नेट एसेट वैल्यू। कभी भी तुम इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसका कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद क्लोज्ड एंडेड फंड्स, इनका कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। हैव अ फिक्स्ड हाँ, क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था। इनके पास कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बट इनके पास होता है क्लोज्ड एंडेड फंड्स के, वही मैं बोलूँ। ठीक है, जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं इनके पास एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है कि इससे पहले नहीं निकाला जा सकता पैसा, विच कैन ओनली बी बॉट ड्यूरिंग द इनिशियल न्यू फंड ऑफर। इसका एक एनएफओ निकलता है, एनएफओ न्यू फंड ऑफर, इसी के तहत इसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, इसी टाइम पे इसे खरीदा जा सकता है। यूनिट जनरली कैन नॉट बी बॉट और रिडीम डायरेक्टली फ्रॉम द फंड। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कैन सेल यूनिट्स द स्टॉक एक्सचेंज इफ लिक्विडिटी परमिट्स। चलो ठीक है। और इंटरवल फंड्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन फीचर ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फंड्स। इसका और इसका एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका और इसका एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? दे परमिट इन्वेस्टर टू बाय सेल यूनिट। ये परमिट करते हैं, इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं यूनिट्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, एट नेट असेट वैल्यू रिलेटेड प्राइस। ठीक है, ओके, एनएवी प्राइस बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में रिलेटेड तीन है। डेप्ट फंड्स, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड डेप्ट में पैसा लगाता है, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। इक्विटी फंड्स, जो इक्विटी में पैसा लगाता है। हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सर। बार बार से बता दिया, पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इक्विटी फंड सबसे पहले आ रहा है। इन्वेस्ट प्राइमरी इन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये किस में पैसा लगाता है? ये एलटी लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म, और ये इक्विटी में पैसा लगाता है। ठीक है, डेप्ट फंड्स इन्वेस्ट प्राइमरी इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इसमें पैसा लगाता है ये। ठीक है, एंड एमिंग फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड रेगुलर इनकम, और ये रेगुलर इनकम पे एम करता है। हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, वही चीज है। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस मिक्स इक्विटी एंड डेब्ट एसेट टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन कैपिटल ग्रोथ एंड इनकम और कैपिटल ग्रोथ दोनों को देख के चलता है। पैसिव फंड्स, बेसिकली बात है कि एक बार पैसा लगा दो। म्यूचुअल फंड्स में हमने पैसा लगाया, अब म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसों क्या करेगा? एक बार लगा के छोड़ देगा, बढ़ता जाएगा, वो अलग चीज है, वो हो जाएगा पैसिव। एक होता है एक्टिव। इसमें जो हम जहाँ पैसा लगाता है जिस म्यूचुअल फंड में, वो हमारा पैसा लेगा और एक्टिवली रोज मार्केट को स्टडी करेगा, रोज देखेगा, और रोज हमारा पैसा बढ़ा जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, इसमें एक्टिवली वर्क किया जाता है। ठीक है, पैसिव फंड्स एम, सबसे पहले पैसिव पढ़ते हैं। एम टू मिरर रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, दे कैरी लोअर एक्सपेंसेस रेशियो। इसमें खर्चा भी कम होता है हमारा। ठीक है, फंड मैनेजर्स मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया जाता है किसमें? एक्टिव फंड्स में। एक्टिव फंड्स, फंड मैनेजर मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू एक्टिवली बीट द मार्केट इंडेक्स। बेसिकली मार्केट इंडेक्स को बीट करता है, और क्या बोलते हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है। इसमें हमारा एक्सपेंस भी क्या लगता है? ज्यादा देता है। और इसमें एग्जांपल हमें दिया होगा, एग्जांपल हमें इसमें दिया हुआ है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ठीक है, कोटक स्टैंडर्ड, वैसे एग्जांपल आएगा नहीं, पर मैं फिर भी ऐसे बता दे रहा हूँ, मल्टी कैप फंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो भाई अपने फटाफट अंदाज में अब हम ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड को भी खत्म करते हैं। होता क्या है, देखो इसकी हिस्ट्री वगैरह है इसके अंदर, बट वो हमें नहीं पढ़ना, हमें थियोरेटिकल नॉलेज में इतना नहीं जाना है। देखो, पहली बात तो मैं नॉलेज की रिगार्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, और पहली बात मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ईटीएफ क्या होता है? अच्छा, ईटीएफ से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे है मैंगो। ठीक है, मैंगो फ्रूट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एप्पल। ठीक है, दो अलग अलग सीजन के फ्रूट्स है। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस।
ये है पोमीग्रेट, ठीक है, पी लिख दिया समझ जाना, एप्पल पोमीग्रेट है। यहाँ पे बनाना है, ये तो खैर हर सीजन में पाया जाता है। यहाँ पे पाइन एप्पल है, ठीक है, पाइन एप्पल है। तो मैंने सोचा कि यार मैं 3 ये ले लेता हूँ, 2 ये ले लेता हूँ, 1 ये ले लेता हूँ, 5 ये ले लेता हूँ, 4 ये ले लेता हूँ। तो तुम फिर ना, मैंने सोचा यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दिवाली के टाइम पे ना गिफ्ट्स बनते हैं लोगों के, उसमें सारी फ्रूट्स का एक गिफ्ट होता है, गुच्छा होता है, क्यों ना मैं वो ले लूं, उसमें मुझे ये सब मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ ये अच्छा आइडिया रहेगा, इस सब उसमें मुझे सब मिल जाएगा, पैसे भी कम लगेंगे मेरे को घूमना भी कम पड़ेगा, एक ही जगह में सब हो जाएगा। बस यही है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ईटीएफ क्या है? हमारे निफ्टी 50 है, मान के चलो निफ्टी 50 है, इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज है हमारे, है ना, टॉप 50 कंपनीज है। तो उस टॉप 50 कंपनीज में सब 50 की 50 कंपनी में एक साथ पैसा लगाते हैं, किसके द्वारा? निफ्टी 50 के एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ के द्वारा। तो अगर हम वो निफ्टी 50 का एक वो खरीद, तो यानी हमारे 50 कंपनी में पैसा लग रहा है। वाह क्या शानदार चीज है। तो ईटीएफ क्या मैंने समझा दिया तुम्हें बातों बातों में क्या होता है ईटीएफ, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं ईटीएफ का। तो एन एक्सचेंज ट्रेड फंड इज अ टाइप ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट होल्ड्स अ बास्केट ऑफ डाइवर्सिफाइड एसेट्स, होल्ड अ बास्केट ऑफ। ईटीएफ क्या होता है? ये होता है बास्केट ऑफ डाइवर्सिफाइड असेट्स। असेट्स किस किस टाइप के? बॉन्ड्स, स्टॉक्स, शेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ट्रेड्स कंटिन्यूअसली ऑन अ पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज एट रियल टाइम मार्केट प्राइसेस जस्ट लाइक इंडिविजुअल कंपनी शेयर्स। और ये रियल टाइम मार्केट में ही होता है, मतलब वही जो सुबह का टाइम रहता है ना 9:15 से लेकर रात शाम को 3:20 तक, दोपहर के 3:20 तक जो भी टाइम रहता है वो है, ठीक है। उस टाइम में इसे किया जा सकता है, और ये एक असली कंपनी के शेयर की तरह इसका भी प्राइस बढ़ता है और घटता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस, ठीक है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है? ट्रेडिंग, ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट रियल टाइम मार्केट प्राइसेस थ्रू आउट द डे, सपोर्ट्स लिमिट एंड स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है, ये मार्केट टाइम पे रहता है, बेसिकली मार्केट टाइम में हम कभी भी इसको ट्रेड कर सकते हैं इन पर, ठीक है, उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एट द टाइम ऑफ ओपनिंग के टाइम इन्हें खरीदना होता है, सुबह 9 या 10 बजे का इनका टाइम रहता है, और इसकी जो नेट एसेट वैल्यू जो हमें दिखती है वो शाम के टाइम पे जब इनका क्लोजिंग होता है उसके बाद दिखती है, ठीक है। तो ये ज्यादा लिक्विडिटी है बेसिकली देखा जाए तो। उसके बाद आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? हाईली एक्सेसिबल इन्वेस्टर कैन परचेज एज लिटिल एज सिंगल शेयर। कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। क्या लाइन बोली है इसमें? इन्वेस्टर कैन परचेज एज लिटिल अ सिंगल शेयर। इसमें सिंगल शेयर भी इन्वेस्टर खरीद सकता है, तो इसमें कम चाहिए होती है, म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बेसिकली। फ्रीक्वेंटली कैरी फिक्स्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द स्कीम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्कीम कि कितना पैसा लाना है। कोई स्कीम 10,000 रुपए से स्टार्ट होगी, कोई 20 से स्टार्ट होगी, तो डिपेंड ऑन स्कीम पे डिपेंड होगा म्यूचुअल फंड्स में। मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है, यानी कि मोस्टली पैसिव, ठीक है, रेप्लिकेटिंग अ स्पेसिफिक इंडेक्स थ्रू एक्टिवली मैनेज ईटीएफ्स डू एग्जिस्ट। मतलब ये पैसिव है ना, पैसिव है, मतलब एक बार लगा के छोड़ना होता है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? कैन बी एक्टिवली मैनेज्ड, हो सकता है, कैन बी एक्टिवली मैनेज। और ये मैनेज कौन करता है? एक्टिवली मैनेज हो सकता है, ये किसके द्वारा होता है? वैसे भी फंड मैनेजर के द्वारा होता है। और पैसिवली मैनेज, इसमें पैसिवली भी है भाई, ठीक है, एक्टिवली भी है और पैसिवली भी है, उसमें दोनों है, इसमें सिर्फ मोस्टली पैसिव है। फीस एंड एक्सपेंस, इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसमें क्योंकि हम खुद कर रहे होते हैं, और इसमें फंड मैनेजर कर रहा होता है, ठीक है। जनरली लोअर एक्सपेंस रेशियो, हाउएवर इन्वेस्टर माइट इनकर स्टॉक ट्रेडिंग कमीशंस, ठीक है। और इसमें हायर एक्सपेंस रेशियो स्पेशली एक्टिव फंड्स में चार्ज फंड एंड और बैक एंड सेल लोड्स। मतलब इसमें ज्यादा चार्ज लगता है बेसिकली। और उसमें फंड्स, एक्टिव फंड्स हमने पढ़ लिए थे क्या होते हैं ना, हमने लास्ट में क्लासिफिकेशन में 2 पढ़े थे ना, उसमें एक्टिव फंड। टैक्स एफिशिएंसी इसमें कम है बेसिकली, बता देता हूँ। मोर टैक्स एफिशिएंट ड्यू टू द इनकाइंड स्ट्रक्चर विच मिनिमाइज कैपिटल गेन्स। इसमें क्या बोलते हैं, हमारा टैक्स एफिशिएंट ज्यादा है। टैक्स एफिशिएंट क्या होता है? मोर टैक्स एफिशिएंट, यानी कि एफिशिएंट मतलब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि मतलब बचाना। एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी हमने पढ़े हुए है ना, कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी
है ना। तो एफिशिएंसी यानी बचाना, को उसके लगे हुए रिसोर्सेज को बचाना। तो टैक्स बचाना, इसमें ज्यादा टैक्स बचता है, इसमें कम टैक्स बचता है। ठीक है मेरे भाई, बेसिक से जो है एक बार कर लेना। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल स्टेट होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, जो कि मैं बुक से देख के फटाफट से बताता हूँ। द टर्म रियल स्टेट रेफर्स टू ऑल लैंड बोथ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रियल स्टेट का मतलब है और सारे लैंड, ठीक है, लैंड बोथ अबव एंड बिलो, जो ऊपर है नीचे है सारे टाइप के लैंड, एज वेल एज एनी नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंटली फिक्स्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर परमानेंटली फिक्स्ड टू इट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोल दिया इसने, लैंड हो गया, ठीक है, परमानेंट लैंड हो गया, या फिर वो ऑब्जेक्ट्स चाहे मैनमेड हो चाहे नेचुरल हो। ठीक है, रियल एस्टेट इज अ टाइप ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी that includes not only land that an individual owns but also the structure erected on land and natural resources। इंडिविजुअल सिर्फ एक लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, वो असेट्स, ठीक है, वो होते हैं आपके टेंजिबल, देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो इसमें और क्या लिखा हुआ है, ओनली द लैंड एंड इंडिविजुअल ओन्स but also the structure erected and natural resources। while most people associated real estate with the houses or apartments। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाउस और अपार्टमेंट का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाउस और अपार्टमेंट के अलावा भी और भी चीजें होती है रियल एस्टेट में। ठीक है, दैट टर्म एक्चुअली रेफर्स इन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब एक बहुत बड़ी रेंज होती है प्रॉपर्टी की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ हाउस और अपार्टमेंट नहीं आता। व्हेन इंडिविजुअल स्पीक और रियल एस्टेट इन एवरीडे लाइफ, दे यूजुअली आफ्टर रेजिडेंट प्रॉपर्टी, है ना। बेसिकली कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, अगर रियल एस्टेट हम पढ़ते हैं, रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं, हमारे मन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी याद आता है। पीपल बाय रियल एस्टेट मेनली टू सिक्योर अ प्लेस टू लाइव बिकॉज देयर मॉर्गेज पेमेंट ईच मंथ इज ऑफन सिमिलर टू द मंथली रेंट। बेसिकली लोग रियल एस्टेट को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो वो मॉर्गेज पेमेंट देते हैं ना, तो बेसिकली रेंट की तरह हो जाता है। मतलब ये क्या बोल दिया भैया आपने, देखो बात क्या है कि आप एक घर में रहते हो, इसका हर महीने रेंट देते हो 12,000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने घर खरीदा, मैंने कुछ डाउन पेमेंट करी, और हर महीने मेरी तरफ से बैंक की लोन जा रही है 12,000। अब मैं 10 साल तक 12,000 पे करता रहूंगा, और ये घर मेरा अपना हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास है खुद की प्रॉपर्टी, अगर मेरी वेल्थ क्रिएट हो गई, लेकिन इस जगह पे सिर्फ मेरा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, बट कुछ रिटर्न में नहीं आएगा। तो ये जो हम बैंक का पैसा पे करते हैं ना हर महीने, ये हो जाता है मोर्टेज। तो मोर्टेज पेमेंट हमारा किसकी तरह हो गया, हमारा एक रेंट की तरह हो गया। बट रेंट करते करते हमने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली। यही फायदा हो जाता है रियल एस्टेट का। और हम लोन जब लेते हैं, मोर्टेजेस लेते हैं, तो टैक्स डिडक्शन भी होती है गवर्नमेंट की, तो ये चीज इसमें बताई गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सम बेसिक कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें एक टॉपिक रह गया है, बेनिफिट्स ऑफ हमारा क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ हमारा रियल एस्टेट। वो एक बार मैं नोट कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट। सबसे पहले रियल एस्टेट की बेनिफिट क्या है, सबसे पहला है स्टेडी इनकम। क्या मतलब रहता है इसका, मतलब हमने रियल एस्टेट खरीदी, रियल एस्टेट परचेस करने के बाद हमने एक अपार्टमेंट खरीदा, या फिर एक कोई भी जगह खरीदी, उसको लीज पर दे दिया, रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया। ठीक है, तो अब उससे हमें क्या आएगा, इनकम आएगी। इनकम आएगी, हम कुछ नहीं कर रहे फिर भी इनकम आ रही है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बाय रेंटिंग आउट अ हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी, या फिर हम किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी अगर रेंट पे देते हैं, तो हमें हर टाइम में हर बार इनकम आती रहती है, हर महीने इनकम आती रहती है, तो हमारे पास कैश फ्लो बना रहता है। स्टेडी इनकम से आ जाएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रियल एस्टेट ऑफन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट। दिस हेल्प रिड्यूस योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क। रियल एस्टेट पे पैसा लगाने के बाद हमारा पैसा बहुत बहुत कम चांसेस रहता है कि डूबता है, बहुत कम चांसेस रहता है कि डूबता है। अच्छा, कम चांसेस कैसे रहता है वो भी मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। हमारा कुछ पैसा स्टॉक शेयर्स में लग रखा है, मार्केट में लग रखा है, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है बेसिकली, बट इसमें रिस्क नहीं होता, ना के बराबर होता है। तो हमारा पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। टैक्स ब्रेक, मैंने अभी बताया, अगर हम होम लोन लेते हैं, कुछ लेते हो, तो हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए, इन्वेस्टर कैन एंजॉय वेरियस टैक्स डिडक्शन। इन्वेस्टर बहुत टाइप के टैक्स डिडक्शन एंजॉय कर सकते हैं, सच एज डिडक्शन ऑन मोर्टेज लोन इंटरेस्ट, डिडक्शन ऑन मोर्टेज लोन इंटरेस्ट। मोर्टेज पे जो लोन का इंटरेस्ट रहता है उस पर भी डिडक्शन हो जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे भी डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन, पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन है, मैंने लिखा नहीं, सिर्फ एप्रिसिएशन लिखा। मतलब हम जब एक जमीन खरीदते हैं, तो ना अगर मान के चलो उसके पास से हाईवे गुजर गया, कुछ हो गया, हाईवे गुजर जाता है, मान के चलो यहाँ से हाईवे बन के जा रहा है, तो इस जमीन का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी वैल्यू हिस्टोरिकली इंक्रीजेस ओवर टाइम, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। यू कैन मेक सिग्निफिकेंट कैपिटल गेन्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी एट अ हायर प्राइस इन द फ्यूचर। आज हमने प्रॉपर्टी ली,
फ्यूचर में अगर हम उसे बेच दें तो बेसिकली प्राइस बढ़ने के बाद बेचेंगे तो हमें एक अच्छा खासा मुनाफा उसका हो जाएगा। बेनिफिट्स खत्म, ठीक है। सम बेसिक कंसिडरेशन, यानी कुछ चीजें हमें चेक कर लेनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड डिमांड डिपेंड हैवीली ऑन मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी पे। किस पे डिपेंड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी पे। मैक्रो इकोनॉमी मतलब डिमांड सप्लाई, है ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, ये सब, बैंक रेट, रेपो रेट, सब कुछ ये सब क्या में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमी में आ जाता है, ठीक है ना, कि हमारा इन्फ्लेशन उस टाइम कैसा चल रहा है, इस जगह की डिमांड अभी कितनी है। मान के चलो मैं एक जगह पे गया, अच्छा चलो अब समझाता हूँ तुम्हें कि कैसे हमारे जमीन का दाम कम हो सकता है। अभी पहलगाम में आतंकी हमला होता है, याद नहीं करना चाहिए उस चीज को, है ना, ठीक है। मान के चलो कोई जगह है वहां पे टेररिस्ट अटैक कर देती है, वहां से सारे होटल वोटल लोग खाली करके वापस जा रहे हैं, सॉरी, सारे होटल वगैरह खाली करके वापस जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि उस जगह का दाम जो है कम पड़ जाता है। अभी मैंने वो अटैक बोला ना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से मेरे को वो चीज याद आ जाती है, तो उस चीज के लिए बहुत शांति, हम शांति, है ना, वो चीज अच्छी नहीं लगती मेरे को एक्चुअली, ये सब मार धाड़ अच्छा नहीं लगता है बाय द वे। चलो बैक टू टॉपिक। हाँ, तो अब यहाँ पे कोई अटैक हो गया या फिर कोई भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, मान के चलो इस जगह पे बहुत भूकंप आते हैं, तो क्या इस जगह को कोई खरीदेगा कि चलो ये एग्जांपल ही छोड़ो, टेररिस्ट वारिस का अटैक, यार फालतू में मूड खराब हो गया। ओम शांति ओम। चलो देखो क्या था, मैं क्या बता रहा था कि ये क्या है आपका, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आती है, तो क्या इस जगह पे कोई खरीदेगा जमीन, नहीं खरीदेगा। बहुत ज्यादा, हर एक दिन में, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में नहीं खरीदेगा कोई जमीन, है ना। तो इस जगह पे जमीन का दाम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यहाँ भूकंप आना बंद हो गए, यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी चीजें बना दी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना दी, है ना, घूमने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो अब टूरिस्ट आ रहे हैं तो इस जगह का प्राइस क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो किसमें डिमांड बढ़ी ना, उस जगह की में डिमांड बढ़ी, बेसिक सी बात है ना, तो उस जगह का प्राइस बढ़ा। चलो हमने ये पढ़ लिया, बेसिक कंसिडरेशन में कौन से 6 फैक्टर्स होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंड लोकल मार्केट ट्रेंड्स। हमें लोकल मार्केट ट्रेंड्स जो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एरियाज विद हाई ग्रोथ रिसीव अ फास्टर राइज इन प्रॉपर्टी वैल्यू। सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करनी होती है हमें, ठीक है। उस जगह का हमें क्या क्या चेक करना होता है, अभी पढ़ के दोबारा से बता देता हूँ। डेवलपमेंट कैसा है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे ग्रोथ कैसा है, जॉब ग्रोथ कैसी है, ठीक है, वहां पे जो है एरिया में मतलब फास्टर ग्रोथ है नहीं है, ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ता है, ये मार्केट फैक्टर्स में आ जाता है। दोबारा सुन लेना वीडियो को पीछे करके। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब कैलकुलेट ऑल अपफ्रंट कॉस्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है। अब हम किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा आ सकता है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें मिलेगा, ये चीज हमें ऑलरेडी अंदाजा लगानी चाहिए। कितना इस पे हमारा और खर्चा हो सकता है खरीदने के बाद। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसका टोटल लगने वाला खर्चा, इस पे कितना पैसा लगेगा ये देखो, फिर कितना खर्चा होगा लगने के बाद भी। यार मैंने टीवी खरीद के ले आया मान के चलो, अब उसमें लगने का भी तो खर्चा होता है ना, तो वही मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसके ऊपर अलग से थोड़ा बहुत और खर्चा जो खरीदने के बाद करूंगा, फिर उसमें रिटर्न कितना आएगा, ये चीजें, ये फाइनेंशियल एनालिसिस हमें करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक सी बात है कि रियल इस्टेट कम्स विद रिस्क लाइक मार्केट फ्लक्चुएशंस और अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज। वही बात हो गई कि रियल इस्टेट जब भी खरीदते हो तो हमेशा क्या होता है, थोड़ा बहुत रिस्क आता ही है। चाहे मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए, मार्केट फ्लक्चुएट यानी डिमांड सप्लाई में दिक्कत हो जाए, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, डिफ्लेशन बढ़ जाए, है ना, बैंक रेट वगैरह में दिक्कत आ जाए, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट कर लेना चाहिए हमें। अब इसमें एक और वर्ड था अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज, तो वही बात है कि एकदम मतलब वही कुछ दिक्कत हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, वो चीज हो गई, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी जो क्या है रिस्क मैनेजमेंट कर लेना है ताकि अनसर्टेनिटी ना हो। लीगल कंसिडरेशन, बेसिक सी बात है, उस जगह पे क्या क्या लीगल कंसिडरेशन है, मतलब कि रात को 10 बजे के बाद उस जगह पे गाने नहीं बजा सकते, ये सब देख लेना चाहिए। मान के चलो मैं होटल खोलने जा रहा हूँ और उस जगह का ऐसा रूल है कि आप लोग मतलब एग्जाम्पल ले लो कि 10 बजे के बाद वहां पे शोर नहीं मचना चाहिए। तो यार होटल है, थोड़ी बहुत आवाज तो आएगी, आवाज आएगी, हे भगवान क्या बोल रहा हूँ, मतलब पार्टी, बैंकट खोलने वाला हूँ, वहां पे पार्टी होगी, ठीक है, तो होटल है, पार्टी होगी, तो मैं उस जगह पे बैंकट खोल ही नहीं पाऊंगा जहां पे वो कह रहा है कि 9-10 बजे के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो यार ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे द्वारका है, द्वारका में ये रूल है कि वहां पे साइन करा जाता है कि कोई काइट फ्लाई नहीं कर सकता, पतंग को नहीं उड़ा सकता है, ठीक है। तो द्वारका में घर लेने वालों से साइन कराया जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि उसको घरों के ऊपर से प्लेन जाता है, इस वजह से। फाइनेंसिंग ऑप्शन, ठीक है, क्या बोल रहा है, okay, compare different leaders lenders to the find the best mortgage
रेट्स। सबसे पहले ये देख लो कि वहां आसपास घर कौन कौन से डीलर दे रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलो ये एक घर है, ये इस एक डीलर दे रहा है, वही दूसरा डीलर भी उस घर को दे रहा है, तो अच्छा ऑप्शन कौन दे रहा है। उसके बाद इसमें भी फाइंड करो कि तुम्हारे को बेस्ट मॉर्टेज किस में मिल रहा है, मतलब कि वो घर तुम्हें 56 लाख का पड़ा, अब उस 56 लाख में कौन तुमसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो देखो, जो सबसे कम ले उस पे जाओ। फाइनेंसिंग ऑप्शन होगा प्रोफेशनल गाइडेंस। इट्स स्मार्ट टू कंसल्ट प्रोफेशनल लाइक रियल एस्टेट एजेंट्स। अगर तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले रियल एस्टेट एजेंट्स को कंसल्ट कर लो, प्रॉपर्टी मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर को देख लो, तो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। ये टॉपिक भी डन हो गया। मोड्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप के, कितने मोड्स होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के, ये अब एक बार पढ़ लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले रॉ लैंड, कच्ची जमीन खरीद लो। कच्ची जमीन मतलब पकी हुई जमीन मतलब, अरे मेरे भाई सिर्फ जमीन खरीदने को हम रॉ लैंड कहते हैं, ठीक है। जो प्लॉट बिकता है ना वो रॉ लैंड होती है। यू कैन इन्वेस्ट, अच्छा पहले एक बार इसका पढ़ लेते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इधर डायरेक्टली बाइंग फिजिकल प्रॉपर्टी योरसेल्फ और इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग फंड्स विदाउट मैनेजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो इसमें ना हमारे पास दो टाइप होते हैं, या तो तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदो, या तो तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने वालों पे, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो। या तो डायरेक्ट असल में जाके प्रॉपर्टी खरीदो, या तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो। अभी समझेंगे। सबसे पहले रॉ लैंड यानी डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद लो। दिस इज अनडेवलप्ड और वेकेंट लैंड विद नो बिल्डिंग्स और मॉडिफिकेशंस। ना कोई बिल्डिंग होती है ना कोई मॉडिफिकेशन होती है, बट इसका बेनिफिट क्या होता है, ये सस्ती होती है टू बाय कंपेयर्ड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टेड बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा सस्ता होता है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से ज्यादा सस्ता होता है और एक हाई पोटेंशियल होता है कैपिटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसे हम रीसोल्ड कर सकते हैं, इस पे प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, तो एप्रिसिएशन होता है इसका, किसका, रॉ लैंड का, कच्ची जमीन का। रेजिडेंशियल इस्टेट क्या है, रेजिडेंशियल मतलब जहां पे रेजिडेंट रहते हैं, लोग रहते हैं, रेजिडेंट होता है लोग रहते हैं, ठीक है भाई, है ना। क्या पढ़ लेते हैं इसको। दिस इंक्लूड स्ट्रक्चर मेंट फॉर लिविंग, meant for living such as single family houses, apartment and condominiums। चलो पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब फैमिली वगैरह या फिर सिंगल पर्सन या कोई ये उनके लिए बनता है, ये वो लोग रहते हैं उस जगह को जहाँ पे लोग रहते हैं, बेसिकली वो रेजिडेंशियल इस्टेट हो गया। इसका बेनिफिट क्या होता है मेरे भाई, बेनिफिट क्या होता है इसका, बेनिफिट होता है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंट्री पॉइंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। इट ऑफर्स बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम एंड लॉन्ग टर्म प्राइस अप्रिसिएशन, है ना। ये शॉर्ट टर्म, हाँ मैं कहाँ पे था, सॉरी एक्चुअल कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। रेजिडेंशियल इस्टेट हाँ हम पढ़ रहे थे। हाँ तो इसका बेनिफिट क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर रहता है, ये एक बैलेंस ग्रोथ कॉम्बिनेशन देता है, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देता है शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के लिए। बेसिकली इसे खरीद लो और इस पे इनकम आती जाती है। देखो एक्चुअली क्या रहता है ना, कि मान के चलो तुमने एक फ्लैट लिया है ना, अब देखो एक महीने दो महीने, शुरू के 1 से 2 महीने 3 महीने तक उस फ्लैट का प्राइस बढ़ सकता है, उस फ्लैट का प्राइस बढ़ सकता है। आज 60 लाख है तो कल उस फ्लैट को तुम 62 लाख में बेच सकते हो, 64 में बेच सकते हो। लेकिन जब कोई आएगा और सुनेगा कि भाई 10 साल हो गए इस फ्लैट को, मैं 30 से ऊपर नहीं देने वाला ना, मैं 40 से ऊपर नहीं देने वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस जो है रेजिडेंशियल इस्टेट का प्राइस घटता है, लेकिन इससे तुम एक बैलेंस्ड इनकम कमा सकते हो, इसे रेंट पे लगा के, ठीक है मेरे भाई, ध्यान में आया। ओके नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल रियल इस्टेट। ये क्या होता है, दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस सच एज ऑफिस बिल्डिंग शॉपिंग सेंटर। ये किस लिए होता है, ये बिजनेस पर्पसेस से होता है, बिजनेस पर्पसेस से होता है। इसमें कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज आती है, जस्ट लाइक ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई मतलब, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मॉल्स हो गया एंड इंडस्ट्रियल वेयर हाउस हो गया। चलो समझते हैं इन सबको, कौन कौन से हो गया, ऑफिस बिल्डिंग ओबी लिख रहा हूँ, शॉपिंग मॉल्स हो गए एसएम लिख रहा हूँ, है ना, और कौन सा हो गया इसमें देख के बता देता हूँ, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मॉल्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेयर हाउस हो गया, तो WS लिख रहा हूँ, वेयर हाउस। देखो वेयर हाउस हमने बनाया, अब एक कंपनी है, मान के चलो कोई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, चलो मान के चलो पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी है, मैंने वेयर हाउस बना रखा है, तो पोर्ट्रॉनिक्स बोलेगी कि यार मेरा हर जगह वेयर हाउस है, एक साउथ की तरफ वेयर हाउस नहीं है, साउथ की तरफ मैं कैसे वेयर हाउस लूँ यार, अभी बनवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वहां से तो इतने ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरा वेयर हाउस लिया और उसे क्या कर लिया, रेंट पे दे दिया मैंने अपना वेयर हाउस,
है ना। मैं बोला तुम इसे आप लोग आप फोटोनिक्स हो, आप इसे यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं, आप मुझे रेंट भरते रहो। तो ये वेयर हाउस हो गया, है ना, एज ए कॉमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग। कई कई जगह तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिस है, जैसे टोटल 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, उसमें से फर्स्ट फ्लोर एक ऑफिस का, सेकंड फ्लोर एक ऑफिस का, या फिर एक ही फ्लोर पे कई सारे ऑफिस होते हैं, तो वो ऑफिस बिल्डिंग हो जाता है। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स, ये भी शॉपिंग मॉल्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर अलग अलग वो होते हैं तुम्हारे शोरूम्स होते हैं, जैसे लाइक एडिडास हो गया, है ना, और बहुत टाइप के लाइक क्रोमा हो गया, है ना। तो ये सब उस जगह पे रेंट पे लेते हैं, लीज पर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो गया। अब लास्ट एट द एंड आ जाता है REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब एक मान के चलो, एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। अब इस बिल्डिंग पे लगाना है पैसा। अब हम नहीं बना रहे इस बिल्डिंग को, लेकिन हम REITS के थ्रू इस पे क्या लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। क्या लगाते सकते हैं, इस पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अपना वाला तो बनाना भूल ही गया। ठीक है, REITS के थ्रू एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज एन इनडायरेक्ट वे टू इन्वेस्ट सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। ये किसके सिमिलर है, म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है, म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है। ओके, अ कंपनी pools money from many investors to buy, operate और finance large scale income generating commercial properties। कंपनी है, काफी सारे इन्वेस्ट, एक कंपनी है काफी सारे इन्वेस्टर से क्या करती है, पैसा जमा करती है, ठीक है, और किस लिए जमा करती है, टू ऑपरेट और या फिर फाइनेंस लार्ज स्केल इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ताकि वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी इनका क्या बोल रहा हूँ मैं, लार्ज स्केल इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, खरीद सके, बना सके, इन सब के लिए पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है। इन इंडिया दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ये किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, सेबी के द्वारा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले लो कैपिटल, यू डोंट नीड, मतलब तुम्हें लाखों करोड़ों में पैसा नहीं चाहिए होगा, यू डोंट नीड मिलियंस टू बाय एन एंटायर बिल्डिंग, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद एवरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, तुम एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए होता, REITs के राइट्स के हेल्प से, ठीक है, रीट्स या राइट्स जो भी नहीं बोलो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हेल्प से। हाई लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है, जब मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हो, अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टी दैट टेक मंथ्स टू सेल। REIT यूनिट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली ये सेबी पर है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, एंड ये कभी भी वो खरीदा और बेचा जा सकता है। मैंडेटरी पे आउट, बाय लॉ REITs मस्ट डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 90% ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम बैक टू देयर इन्वेस्टर एज डिविडेंड। ये 90% का जो टैक्सेबल इनकम होता है वो वापस इन्वेस्टर को डिविडेंड के थ्रू वापस मिल जाता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से रियल एस्टेट पूरा खत्म कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी फटाफट से खत्म कर देते हैं। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि एक टाइम को जब तुम 60 साल के हो जाओगे, तुम अपनी वर्किंग एज से रिटायरमेंट ले लोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, कैसे जियोगे, क्या तुम अपने बच्चों पर भरोसा बनाए रखोगे, ना, हमें अपने दम पर रहना है। हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे क्या रिटायरमेंट लेंगे, कैसे कैसे नहीं लेंगे, है ना, एंड उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं, retirement planning means deciding how you want to live after you stop working and setting a financial plan to support that lifestyle। जब तुम काम करना बंद कर दोगे तो उसके बाद तुम कैसे रहोगे, उस चीज को प्लान करना कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे रहोगे, किस टाइप की लाइफस्टाइल चाहते हो, ये हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाती है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग खत्म। तो क्या रोल क्या है भाई पर्सनल फाइनेंस का रिटायरमेंट प्लानिंग में, ठीक है, क्या है मतलब इसका मतलब वो समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट एंश्योर्स यू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली स्टेबल ड्यूरिंग योर ओल्ड एज। मतलब हम ओल्ड एज में भी कैसे रहे, फाइनेंशियल स्टेबल रहे, है ना, फाइनेंशियल स्टेबल रहे, है ना, हाँ, ओल्ड एज में भी फाइनेंशियल स्टेबल रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास रहनी चाहिए। ये रोल है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का रिटायरमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म, ठीक है, इट एनकरेजेस यू टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू गैदर द रिसोर्सेज नीडेड टू फॉर योर पोस्ट वर्क लाइफ। अपने पोस्ट मतलब हमारी वर्क लाइफ के बाद हमें कौन से रिसोर्सेज, किस टाइप के रिसोर्सेज, कहाँ से क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, एंड हम अपना गोल सेट कर सकते हैं बेसिकली पोस्ट लाइफ के बाद का। इससे वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब रेगुलरली सेविंग्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग योर वर्किंग ईयर्स बिल्ड अ लार्ज रिटायरमेंट फंड, नेस्ट एग। वेल्थ एक्यूमुलेशन को हम नेस्ट एग एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब कि अभी तुम काम कर रहे हो, मान के चलो तुम 20 के एज में जॉब पे लगते हो, 20 छोड़ो 21, अब तुम 22 साल के हो,
ठीक है, 22 से लेके तुम 60 तक काम करोगे। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बहुतों का सपना होगा बिजनेस है, बिजनेस हो तो भी उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, अब 60 में से 22 माइनस किया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? और 38 आ जाएगा। ठीक है, अब हर 38 ईयर्स मान के चलो कि तुम हर साल हर महीने 5,000 रुपये अपने लिए सेव करते हो, तो 12 महीने में यानी एक साल के अंदर 60,000 रुपये। एक साल के अंदर 60,000 रुपये, तो 38 महीने के अंदर कितना जमा करोगे? कैलकुलेट करो। 38 साल के अंदर, सॉरी, एक साल के अंदर 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये इंटू 38 करेंगे तो एक लगभग तुम्हारा ये करीब तुम्हारा 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 कितना आ जाएगा? 18 लाख करीब आ रहा है। एक बार चेक कर लेना तुम अपनी तरफ से। ठीक है, 18 लाख से ऊपर आ रहा है इसमें। 48 साल से 18, 19, 20, 21, 22, ये 22,80,000 करीब के कुछ आ रहा है। एक बार चेक कर लेना। मैंने थोड़ा फास्टली कैलकुलेशन किया है ऐसे। तो ये तुम्हारा 22 लाख रुपए। अब तुम 60 के हो गए, अब तुम्हारे पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए, इतने तुमने इन्वेस्ट कर देते और भी बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये वेल्थ एक्युमुलेशन है कि अपनी वर्किंग एज में काम करके पैसा कमा लो, एंड रिटायरमेंट के बाद तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टैक्स एफिशिएंसी बेसिकली मेकिंग कंट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफिक रिटायरमेंट अकाउंट्स हेल्प ऑप्टिमाइज एंड लोअर योर टैक्स। बेसिक सी बात है, इसमें तुम्हारे टैक्स की छूट मिलती है, टैक्स बचा सकते हो तुम अपना। ठीक है, हेल्थ केयर प्लानिंग वही है, अपने LIC वगैरह करके रखो, है ना? हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके रखो, और हेल्थ के लिए अलग से फंड भी बना के रखो, तुम्हारे काम आएगा। इट्स हेल्प टू फैक्टर इन राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड नर्सिंग केयर एज यू एज, वही बात है। लीगेसी एंड एस्टेट प्लानिंग मतलब इट इंश्योर्स दैट योर रिमेनिंग वेल्थ एंड असेट्स आर स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर हायर्स और बेनिफिशियर्स। वही है, तुमने अभी अपनी अच्छी खासी स्टेट कर रखी है, उसका प्लानिंग अच्छे से करो, एंड आपके जाने के बाद आपके जो नीचे यानी आपकी जो जनरेशन होगी उनको आराम से जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इसका, मतलब वही बात लिखी हुई है। ठीक है, कैसे मिलेगा? अब रिटायरमेंट के प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? देखो, रिटायरमेंट के बाद हम क्या हो जाएंगे? बूढ़े बूढ़े होने के बाद डेट। तो इसको शॉर्ट में याद कर लो, DAED। डेट उल्टा हो गया ना, मतलब DAED, है ना? सबसे पहले डिफाइन रिटायरमेंट गोल्स, मतलब हम ये गोल सेट करो कि रिटायरमेंट के बाद तुम कैसे जीना चाहते हो, किस टाइप की लाइफस्टाइल चाहते हो। कोई होता है कि भाई अब मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं भाई घूमता रहूंगा बस, अपनी लाइफ एक जगह नहीं जीऊंगा, आज इस स्टेट में तो कल दूसरे स्टेट में, जा इस कंट्री में तो जा दूसरी कंट्री में। या फिर यार मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, रिटायरमेंट के बाद भाई आराम की जिंदगी जीऊंगा, अपने हेल्थ के खर्चे पे ज्यादा ध्यान दूंगा, है ना? अपने पे डिफाइंड डिफाइन अब अपनी तरह से रिटायरमेंट के जो गोल्स है वो क्लियरली स्टेट द लाइफस्टाइल, ट्रैवल प्लान्स या फिर हेल्थ केयर नीड यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे तुम्हें कैसी कैसी लाइफ चाहिए होगी। असेट करंट फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब असेस करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, अभी तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ज्यादा कर्जा है, कम कर्जा है, कर्जा ही नहीं है, किस तरीके से, है ना? लुक क्लोजली एट योर करंट इनकम, एसेट, सेविंग एंड डेब्ट्स। अभी तुम्हारी क्या सेविंग है, अभी तुम्हारे क्या खर्चे है, क्या कंडीशन है, उस पर ध्यान दो। पहला है अपना गोल सेट करो, उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर ध्यान दो। एस्टिमेट तुम्हारा रिटायरमेंट पे कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेट योर फ्यूचर कॉस्ट फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन एंड हेल्थ केयर नीड्स। तब के टाइम पे कितनी महंगाई होगी, उसके हिसाब से अपनी हेल्थ केयर नीड्स और अपने खर्चों को डिफाइन कर लो, अपने इनकम सोर्सेज को डिफाइन कर लो। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या इनकम सोर्स रहेगा तुम्हारे पास। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इनकम सोर्स सच एज सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रेंटल इनकम। मतलब तब तुम्हें कहीं रेंट से पैसा आ रहा होगा, या फिर कोई सोशल स्कीम रही होगी, या फिर तुम्हें तुम्हारा पेंशन का पैसा मिलेगा, है ना? तुम्हारा PF जो कटता था वो वापस तुम खोल सकते हो, निकाल सकते हो। कैलकुलेट सेविंग गोल, थक गया मैं। फिगर आउट हाउ मच मनी यू नीड टू सेव बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। मतलब तुम्हारा सेविंग गोल क्या है, तुम कितना अपनी होल लाइफ में जमा करना चाहते हो, है ना? रिव्यू एम्प्लॉयर बेनिफिट्स मतलब वही है जो तुम्हारे लिए स्कीम्स बनाए गए हैं ऑफिस के द्वारा, या तुम जहाँ पे भी काम करते थे वहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट जो स्कीम था उसको रिव्यू करो, उनको चेक कर लेना। ठीक है, बिल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, वही बात है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो बनाने हैं कि हमने थोड़े से पैसे शेयर में लगा दिए, स्टॉक, सॉरी SM लिख देता हूँ, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, थोड़े से हमने रियल इस्टेट में लगा दिया, है ना? थोड़े से हमने गोल्ड सिल्वर खरीद लिए, है ना? तो वही है कि बिल्ड इन्वेस्टमेंट, डिजाइन अ बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दैट मैचेस योर रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम हॉरिजन। आपके रिस्क टॉलरेंस को, टाइम हॉरिजन को देखकर एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ। मैक्सिमाइज रिटायरमेंट कंट्रीब्यूटर्स मतलब save as much as possible tax advantage accounts to let compounding build a large corpus over time।
मतलब मैक्सिमाइज रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, आपका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब आपका जिस पे अकाउंट में टैक्स लगता हो उसमें कम से कम पैसा डालो, जिस पे टैक्स नहीं लगता उसमें ज्यादा पैसा डालो और अपनी कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। कंपाउंडिंग क्या होती है, मतलब कि आज आपने 100 रुपए डाले, इसमें कोई टैक्स नहीं लगा, ये 110 हो गए, 10% का बना, फिर इस पे ये हो गए 121 हो गए एक टाइम बाद, तो वही ये कंपाउंडिंग हो गया, बढ़ता जा रहा है 10% इंटरेस्ट के रेट से। तो ये कंपाउंडिंग हो गया, आपका ब्याज पे भी ब्याज मिलने को कंपाउंडिंग कहते हैं। रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट, मतलब पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ गया। चेकिंग योर प्लान रेगुलरली टू एडजस्ट फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस। अपने प्लान को रेगुलरली चेक करते रहो कि किस वे में जा रहा है, ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है, बस इसी वे में चेक करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक, की छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि हमारी रिटायरमेंट के बाद क्या क्या इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, उस टाइप से कुछ एक टॉपिक है, वो भी फटाफट खत्म करते हैं। सो यार ये बच गया बस थोड़ा सा। तो वादे अनुसार भाई मैंने पूरा पर्सनल फाइनेंस जो है वो पूरा करा दिया है वादे के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तक आया होता है, सब्सक्राइब तो कर ही देना, पिन कमेंट चेक कर लेना, और अगर मेरे 1000 अगर कंप्लीट नहीं हुए हो तो उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देना, ओके। लास्ट जो टॉपिक है तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। इनमें से चार चार भी लिख कर आओ, जगह पांच पांच तो चल जाएगा। सोर्सेस ऑफ रिटायरमेंट इनकम, रिटायरमेंट के बाद इनकम कहाँ से लाए, सबसे पहले एनपीएस, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से लाओ पैसा। अच्छा ये दो टाइप की है, गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल स्कीम और प्राइवेट पर्सनल असेट्स। देख लेते हैं गवर्नमेंट वाले में नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। अ वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीआई, इट accumulates सेविंग ड्यूरिंग अ वर्किंग लाइफ एंड प्रोवाइड्स अ स्टडी पेंशन। ये प्रोवाइड मतलब 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्रोवाइड करती है आपको, ये है एनपीएस, ठीक है। अगला है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स टारगेटेड प्राइमरीली एट अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, इट ऑफर्स अ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन रिगार्डिंग, मतलब 1000 से लेके 5000 तक के बीच में, ठीक है। 60 की एज के होने के बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ये, ठीक है। ये नॉर्मली उन सेक्टर्स के लिए होता है जो ज्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप नहीं है, उन एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ सबको पता है, और मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम आफ्टर सैलरीड वर्कर्स वेयर बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट रेगुलरली, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, एंड 60 के बाद ये पैसा धीरे धीरे एम्प्लॉयज को वापस मिलता है, जो पीएफ कटता है ना, वही है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी वैसा ही कुछ है, और सेफ टैक्स फ्री 15 ईयर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, एक 15 साल की गवर्नमेंट से की सेविंग स्कीम है, ठीक है। अवेलेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन, और सारे इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल रहता है ये। बाकी बच गई ग्रेचुइटी, यानी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कुछ लिया है, या फिर कोई ऐसा टर्म इंश्योरेंस लिया है कि लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि तुम क्या बोलते हैं यार, क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ लिया है, लमसम कैश रिवॉर्ड पेड बाय एम्प्लॉयर एज अ टोकन। अच्छा सॉरी, वो तो ये है, दिमाग घूम गया था, सॉरी। एक्चुअली ये और ये नोट्स में एक ही साथ है, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया। ग्रेचुइटी क्या हो जाती है तुम्हारी, लमसम कैश रिवॉर्ड पेड बाय एम्प्लॉयर एज अ टोकन अप्रिसिएशन टू एन एम्प्लॉयज हु हैज कंप्लीटेड लास्ट 5 इयर्स कंटिन्यू। मतलब जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो एक टोकन, मतलब कुछ पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है। हाँ तो वही है, 5-5 साल में मिलता रहता है, ये ग्रेचुइटी उसे कहा जाता है। अब प्राइवेट पर्सनल असेट्स में देख लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी, a government backed financial assistance program that offer basic survival income, जो कि बेसिक सर्वाइवल इनकम प्रोवाइड कराई जाती है ना, गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस है। एन्युइटीज क्या हो जाती है आपकी, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बोट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ होगा वो, ठीक है, जो कि एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है, किसके, एट द एज ऑफ 60 के बाद, आफ्टर 60। रेंटल इनकम क्या हो जाता है, घर ले रखा है या आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले रखी है जो अपने रेंट पे दे रखे है, उसका रेंट आपको हर महीने आता रहता है। रेगुलर इनकम अर्नड बाय रेंटिंग आउट ऑन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज से हर वक्त रेंट आता रहता है। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट या फिर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रखा है, और उसका इन्वेस्टमेंट जो है हर साल हर टाइम बढ़ता रहता है, वो इनकम अब अपनी धीरे धीरे निकाल रहे हैं, ठीक है। रिटर्न्स जनरेटेड फ्रॉम डिविडेंड्स, डिविडेंड से मिला हुआ पैसा, इंटरेस्ट पे आउट या फिर कैपिटल गेन, ठीक है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से स्टॉक बॉन्ड या म्यूचुअल फंड से आ रहा हो पैसा, वो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगा। लास्ट दो, रिवर्स मॉर्टेजेस, जब हम मॉर्टेजेस पे करते हैं, बैंक की किस्त पे करते हैं, तो वो मॉर्टेजेस हो जाता है। रिवर्स मॉर्टेजेस स्पेशल फाइनेंस ऑप्शन ऑफ एल्डरली होम ओनर्स, ठीक है, होम ओनर्स के लिए स्पेशल फाइनेंस ऑप्शन होता है ये,
इट लेट्स देम कन्वर्ट इक्विटी इन देयर होम इनटू टैक्स फ्री मंथली लोन। ठीक है, इक्विटी को टैक्स फ्री मंथली लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पे आउट्स फ्रॉम अ बैंक विदाउट हैविंग टू सेल और मूव आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, एक बार यार देख लेना यार, मैं देखूं क्या यार, पानी पी रहा था, थोड़ा सा पानी पीने के लिए ब्रेक लिया था। एक्चुअली इस जगह पे बहुत पसीने आता है, बहुत गर्मी लगती है, बताया मैंने पहले भी। एक्चुअली क्या था, हाँ, रिवर्स मॉर्टेजेस वही है कि जब हम घर खरीदते हैं तो हम मॉर्टेजेस बैंकों पे भरते हैं, लेकिन अब हमने जब मतलब बुजुर्गों के पास खुद का घर तो होता है बट पैसे नहीं होते, तो क्या करते हैं, बैंक के पास अपना घर गिरवी रख दो, बैंक उनको पैसा भी देता रहेगा और उनको घर से निकलना भी नहीं पड़ता। इस टाइप का कुछ फैसिलिटी रहता है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, आपका घर पे बैठने का मन नहीं करता है या फिर आपके पास पैसों की कमी है तो पार्ट टाइम कहीं काम कर लिया, वो आपका पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, कहाँ गया नोट्स, हाँ ये रहा। ट्रांजिशनिंग इनटू पार्ट टाइम वर्क एंड रनिंग अ स्मॉल बिजनेस टू मेंटेन एन एक्टिव इनकम स्ट्रीम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। मतलब रिटायर हो गए काम से, छुट्टी ले ली, या तो पार्ट टाइम कोई वर्क कर लिया, फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू कर लिया, है ना, ये आपका हो जाता है। तो यहीं पे सारा पर्सनल फाइनेंस खत्म होता है मेरी साइड से। तो उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस एग्जाम में। ऑल द बेस्ट आप सबको, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना करा दिया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सबको। सो मैंने अपनी तरफ से जितने टॉपिक्स थे वो करवा दिया। एक्चुअली मेरी वीडियो इतनी लेट अपलोड हो रही है, मिडनाइट इसलिए अपलोड हो रही है जस्ट बिकॉज मेरे यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा था, नेट चला गया था, लाइट चली गई थी, इस वजह से नेट में भी इशू आ गया था। चलो कोई इशू नहीं है, मैंने अपनी तरफ से वीडियो बनाई एंड उसे अपलोड कर दी। सुबह तक जो है आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी अगर मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है, जो मैंने पिन कमेंट में कर रखी है आप लोगों से। ठीक है, so आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी मेहनत के बाद भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर मेरी आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बाकी तो आप सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपको एग्जाम अच्छे से देना। जय हिंद आप सबको। ठीक है।